अच्छी खबर, अर्जेंटी का झंडा, लाल बाल, शक्तिशाली पांडित्य। बुरी खबर, किरदार हिमिको है। लेखक का इरादा होनकाई स्टार रेल फैनफिक्शन शुरू करने का नहीं है, बस इसके पात्रों को क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करने का। डॉट 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 डॉट। अगर लेन किंगक्यू मास्टरमाइंड था, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे नेदरवर्ल्ड पैलेस जैसे खलनायकों की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है? आखिरकार मूल कथानक एक मानक शोनेन शैली की कहानी थी। नायक समूह का मानना था कि उन्होंने सबसे शक्तिशाली दुश्मन को हरा दिया है, लेकिन वास्तव में उस दुश्मन के पीछे एक और भी शक्तिशाली दुश्मन था। प्रत्येक खलनायक की मृत्यु के बाद सामने आई जानकारी के आधार पर उन सभी को नियंत्रित करने वाला अंतिम खलनायक वास्तव में लेन किंगक्यू था। जैसी कि हमारे किंगक्यू से उम्मीद थी। चंदू सोचता रहा और फिर अचानक उसकी अभिव्यक्ति जम गई। हिस नहीं, रुको। मूल रचना के विभिन्न कथानक बिंदुओं के अनुसार लेन किंगक्यू वास्तव में नायक समूह के सामने आने वाले हर खलनायक के पीछे सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। इसका मतलब है कि उस समय लेन किंगक्यू पहले से ही एक अजेय क्षेत्र में थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने मुख्य पात्र को सीधे क्यों नहीं मारा, लेन किंगक्यू ने मूल रचना में समझाया था। ऐसा मुख्य पात्र को धीरे धीरे अपने आसपास के सभी लोगों के मरने की निराशा का अनुभव कराने के लिए किया गया था। उसे वही दर्द महसूस कराने के लिए जो उसने अपनी बहन की मृत्यु के कारण महसूस किया था। दूसरे शब्दों में, जब ज़ियाओ लिन को पाताल लोक के महल ने निशाना बनाया, तो इसका मतलब पहले से ही यह था कि लेन किंगक्यू ने अपनी आंखों पर लगी मुहर तोड़ दी थी और एक अजेय अस्तित्व बन गई थी। मूल रचना के अनुसार ऐसा ही था। मूल रचना के अनुसार चंदू का मुंह फड़क उठा। उसने एक अप्रत्याशित स्थिति का पता लगाया। हालांकि मूल रचना में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया था कि लेन किंगक्यू कैसे अजेय बनी, लेकिन लेखक द्वारा लिखे गए विभिन्न विवरणों के आधार पर चंदू अनुमान लगा सकता था। लेन किंगक्यू की दृष्टि वापस लाने के लिए संभवतः लेंग लिंग र के हृदय रक्त की आवश्यकता थी, जिसके बाद वह अजेय हो जाएगी। मूल कथानक के अनुसार श्रीलेखा के छोटे भाई शेन तियान की हत्या लेन किंगक्यू ने कर दी थी, जिससे श्रीलेखा का दिल टूट गया और उसने अपनी भावनाएं ज़ियाओ लिन के सामने प्रकट कर दी। श्रीलेखा का बदला लेने के लिए ज़ियाओ लिन ने लेंग लिंग र की हत्या कर दी। अपनी बहन की मृत्यु के कारण लेन किंगक्यू पूरी तरह से टूट गई और उसका शरीर काला पड़ गया, और उसने लेंग लिंग र के हृदय के रक्त से अपनी दृष्टि वापस पा ली और तब से अजेय हो गई। लेकिन ये सभी घटनाएं मूल कृति की हैं। फिलहाल शेन तियान मरा नहीं है। चंदू भी लेंग लिंग र को मरने नहीं देगा। फिर किंगक्यू अपनी दृष्टि कैसे वापस पा सकेगी और अजेय कैसे बन सकेगी? अगर वह अजेय नहीं बन सकती, तो वह पाताल लोक के महल को कैसे नियंत्रित करेगी? वर्तमान रात्रि संगठन पर निर्भर। ऐसा नहीं है कि चंदू रात्रि संगठन को तुच्छ समझता है, बल्कि इसलिए कि मूल रचना में कहा गया है कि लेन किंगक्यू की शक्ति प्राप्त करने से पहले रात्रि संगठन का सबसे शक्तिशाली सदस्य केवल ग्रैंड मास्टर मध्य चरण में ही था। चंदू को वह दृश्य आज भी याद है जहां किसी ने कठोर घोषणा की थी, उस प्रभु ने मुझे शक्ति प्रदान की। यहाँ 800 शब्द छोड़े गए हैं। तुम्हारी मूर्खता उस एक काम को करने में है जिसने उस प्रभु को अपनी ही अड़चन को तोड़ने की अनुमति दी। हमें प्रभु की कृपा प्राप्त हुई और हम मजबूत हुए। प्रभु का विरोध करने की मूर्खता के लिए तुम केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकते हो। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लेन किंगक्यू द्वारा सील तोड़ने के बाद उसने रात्रि संगठन के सभी सदस्यों और कुछ शाखा सदस्यों को अपार शक्ति प्रदान की, जिससे अर्जित को सहज तक पहुंचने और सहज को ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने में मदद मिली। जब तक नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य प्रकट नहीं हुए, तब तक सबसे मजबूत केवल ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज पीक पर था। इसका मतलब यह है कि नाइट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान सदस्य नेदरवर्ल्ड पैलेस के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। जियो लिन के डाओ हॉट को चंदू ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, और एक बार मार्शल डाओ हॉट क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद फिर से दायरे को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहना मुश्किल है कि क्या वह मूल कार्य की तरह ग्रैंड मास्टर मिडिल स्टेज को भी तोड़ सकता है। यदि नेदरवर्ल्ड पैलेस लेन किंगक्यू को निशाना बनाता है, तो क्या ये बहुत परेशानी वाली बात नहीं होगी? चंदू हौंफने लगा, क्योंकि वह नायक जियोलिन को मारने की कोशिश में इतना केंद्रित था कि वह अवचेतन रूप से भूल गया था कि वास्तव में इस दुनिया में कई अन्य खलनायक हैं। ये सिर्फ इतना है कि लेन किंगक्यू सबसे बड़ी खलनायक बॉस थी, और अब अगर लेन किंगक्यू की ताकत सबसे मजबूत नहीं बन सकती, तो उसकी तो बात ही छोड़िए, लेन किंगक्यू की अपनी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं हो सकती। कोई और रास्ता जरूर होगा। चंदू ने एक पल सोचा। ओह ठीक है, ड्रैगन किंग जेड का वह आधा हिस्सा भी है।
किंवदंती है कि एक बार ड्रैगन किंग जेड को एक साथ जोड़ दिया जाए। यहाँ 800 शब्द छोड़े गए हैं। संक्षेप में, एक पूरा ड्रैगन किंग जेड पेंडेंट पूरे ड्रैगन किंग महल का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन इसका आधा हिस्सा इस प्रभाव को खो देता है। पूर्व बूढ़ा महल स्वामी ड्रैगन किंग महल पर नियंत्रण करने में असमर्थ था क्योंकि उसने जेड पेंडेंट को क्षतिग्रस्त कर दिया था। लगता है मेरे पास एक नया विचार है। ड्रैगन किंग पैलेस पाने के लिए जेड पेंडेंट का सम्मेलन करना, फिर इस शक्ति का उपयोग कुछ संभावित खतरों का प्रतिरोध करने के लिए करना। उसे विश्वास नहीं था कि लेन किंग की अपनी दृष्टि वापस पाने के लिए केवल लेंग लिंग र के हृदय रक्त पर ही निर्भर हो सकती है। इसके अलावा ये लेंग लिंग र का हृदय रक्त ही क्यों होना चाहिए? क्या रक्त रेखा के अलावा दोनों के बीच कोई और संबंध है? रक्त रेखा की बात करें तो क्या लेंग परिवार के नामात्र के मुखिया लेंग जिंग आन के हृदय रक्त का उपयोग करना भी उतना ही कारगर नहीं होगा? छोड़ो, अभी के लिए मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। मेरा मुख्य प्रतिद्वंद्वी अभी भी नायक ज़ियाओ लिन है। आखिरकार मूल रचना में उसकी ताकत लेन किंग के साथ नाश करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब इसमें एक और समस्या शामिल है। ये सर्वविदित है कि मूल रचना में लेन किंग बहुत शक्तिशाली था और जियांगहाई को एकीकृत करने की नेदरवर्ल्ड पैलेस की महत्वाकांक्षा को लेन किंग ने ही हेरफेर और उकसाया था। और चूंकि लेन किंग की ताकत अभी बहाल नहीं की जा सकती, इसलिए वह पाताल लोक महल को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो क्या पाताल लोक महल जियांगहाई को एकजुट करने की महत्वाकांक्षा नहीं रखेगा? अगर ऐसा है तो क्या ये नायक समूह को भड़काएगा नहीं? अगर ऐसा है तो कहानी का क्या होगा? चंदू को सिरदर्द होने लगा। दुनिया की ताकत चाहे खुद को कितना भी सुधार ले, वह कहानी को तब तक नहीं जोड़ेगी जब तक लेन किंग की वजह नहीं हो गया था, है ना? अगर जोड़े भी तो उसे कौन जोड़ेगा? वह तो नहीं हो सकता, है ना? तस्क, मेरा दिमाग सोच सोचकर थोड़ा उलझ गया है। बात यहाँ तक पहुँच गई है। चंदू ने नल बंद कर दिया और धीरे से मुस्कुराया। चलो पहले खाना खाते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पास खड़ी मेईजू को ठंडक महसूस हुई। उसने चंदू की तरफ देखा, जिसके चेहरे के भाव अभी से रंग बिरंगे रंगों की तरह बदल रहे थे। यह आदमी, इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है ना? डॉट 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 डॉट। दोपहर का भोजन। मेईजू ने अपना सिर नीचे किया और चावल मुंह में ठूंस लिया। खाते हुए उसने चुपके से आगे देखा। उसने देखा कि चंदू अपने मालिक के पास बैठा है, बर्तन उठा रहा है और उसे खाना खिला रहा है। मालिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, किंग, बहुत समय हो गया मेरा बनाया हुआ खाना खाए हुए। क्या तुम्हें इसका स्वाद याद आ रहा है? लेन किंग अपने अधीनस्थों की मौजूदगी में स्वाभाविक रूप से अपने असली विचार प्रकट नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके अधीनस्थ उसे एक नाजुक महिला समझें। इसलिए वह धीरे से मुस्कुराए, सुबह के सूरज की तरह गर्म। अगर ये तुम्हारे द्वारा बनाया गया है तो ये सब स्वादिष्ट ही होगा। चंदू ने लेन किंग को इस तरह देखा और उसका दिल तुरंत धड़क उठा। हिस, बिल्कुल नहीं। ये लेन किंग का कौन सा रूप है? वो मुझे इतनी कोमल और मुलायम मुस्कान कैसे दे सकती है? नहीं, हमेशा कहते हैं कि जब कोई औरत आपको देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा किया हो जिसका पता किंग को चल गया हो? चंदू गहरी सोच में पड़ गया। मेईजू भी घबराई हुई सी देख रही थी। हिस, तो बस यही है। मास्टर चंदू का प्यार और विश्वास पाने के लिए एक नेक पत्नी और प्यारी माँ होने का नाटक कर रही है ना? चंदू के स्तब्ध भाव को देखकर ही मुझे पता चल गया कि मास्टर रोजाना बहुत ही सौम्य स्वभाव के होंगे। हे, अफसोस की बात है चंदू, तुमने सब कुछ तो समझ लिया, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि मास्टर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ कुपरिवार को हड़पने के लिए है। हे टिल्ड, जैसी मास्टर से उम्मीद थी। लेन किंग को बाहर दोनों के बीच चल रही इस मंथन की भनक तक नहीं लगी। उसकी नाक की नोक पर आ रही खुशबू ने बहुत पहले ही उसकी भूख बढ़ा दी थी। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और चंदू द्वारा परोसे गए व्यंजन का स्वाद लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। लेन किंग का शरीर अनायास ही तनावग्रस्त हो गया। 3 दिन का अंतर, सचमुच 3 दिन का अंतर। लेन किंग को लगा जैसे वह रो पड़ेगी। स्वादिष्ट, यही स्वाद है। वाह, मुझे इसकी बहुत याद आई। कितनी खुश। हालांकि लेन किंग अब भी चाहती थी कि चंदू उसे खाना खिलाए, लेकिन उसके अधीनस्थ वहां मौजूद थे। इसलिए उसने रुमाल निकाला, अपना मुंह पोंछा और चंदू की ओर मुस्कुराई, जो अभी भी आत्मसंदेह में डूबा हुआ था। जैसा मैंने सोचा था, ये बहुत स्वादिष्ट है।
फिर चंदू के कुछ कहने से पहले लेन किनक्यू ने चॉपस्टिक्स का एक जोड़ा उठाया, मानो उसे पता हो कि हर व्यंजन कहाँ है। उसने एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने हाथ से पकड़ा और चंदू के मुंह के पास ले गई। उसकी स्तब्ध निगाहों के नीचे वह धीरे से मुस्कुराई। लो। हालांकि वह ऊपर से मुस्कुरा रही थी, उसका दिल पहले से ही बेहद शर्मिंदा था। यहाँ तक कि थाली पकड़े हुए हाथ भी कांप रहा था। लेन किनक्यू ने हमेशा की तरह चंदू के प्रति अहंकारी व्यवहार दिखाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मेइजू की मौजूदगी में वह नहीं चाहती थी कि उसके माथत यह सोचे कि चंदू एक नौकर की तरह है जो लगातार उसकी चापलूसी करता रहता है। नहीं, वह चाहती थी कि उसके माथत इस वजह से चंदू को नीची नज़र से देखें। बेशक यह उसके दिल में चल रहे विभिन्न विचारों की वजह से नहीं था, ये बस विशुद्ध रूप से बेहद हद तक था कि वह चंदू अपने नामात्र के पति को नहीं चाहती थी। ये वाकई नामात्र की बात है, नामात्र की, अपने पति को अपने मातहतों द्वारा नीची नज़र से देखा जाना। इसलिए वह चंदू के प्रति भी सौम्य और विचारशील व्यवहार दिखाने को तैयार थी, भले ही इससे उसके मातहतों की उसके प्रति धारणा प्रभावित हो। इतना कहने के बाद लेन किनक्यू की मुस्कान बनाए रखना लगभग असंभव था। चंदू ने अभी तक पकवान क्यों नहीं खाया? अरे, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा हाथ थकता नहीं है? अगले ही पल लेन किनक्यू के माथे पर एक हाथ रखा गया। चंदू ने कुछ चिंता के साथ पूछा, किनक्यू, तुम्हें बुखार नहीं है क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वह कुछ हतप्रभ था। लेन किनक्यू, जो आमतौर पर या तो उसे दफा हो जाने को कहती थी या उसे ठंडी नज़र से देखकर मर जाने को कहती थी, आज इतना बदल कैसे गई? वह वास्तव में उसके प्रति इतनी सौम्य और विचारशील थी। लेन किनक्यू, उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी, पकवान पकड़े हुए चॉपस्टिक नीचे नहीं रखी। उसने प्यार से चंदू की तरफ देखा और फिर पाद हिस। चंदू का चेहरा तमतमा गया। उसने नीचे देखा तो पाया कि लेन किनक्यू ने घर की चप्पल पहने हुए अपने पैरों से उसके पैर पर जोर से पाद दिया था। चंदू, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं हमेशा से ऐसी ही नहीं थी? और जल्दी से खा भी लो, मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए चुना है। लेन किनक्यू ने अपना दाहिना पैर मोड़ते हुए प्यार से कहा। चंदू, चाहे जो भी हो, अब तक समझ चुका था। उसने दर्द सहा और वापस बैठ गया और लेन किनक्यू द्वारा दी गई चॉपस्टिक को सीधे काटने लगा। एक शुद्ध प्रेम पात्र द्वारा जूतों के बीच से पादना, अंत जोड़ 5-0 अपने पैर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह दिल ही दिल में बेहद खुश था। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, ये किनक्यू वाकई बहुत ही अद्भुत थी। मेइजू ने अति प्रसन्न चंदू को देखा, वह अपनी ठंडी व्यंग्यात्मक भाषा को रोक नहीं पाए। हे, तुम केवल अभी के लिए खुश हो, जब मास्टर गू परिवार को संभालेंगे तो तुम फूट फूट कर रोगे। मानो मेइजू की निगाहों को भांपते हुए चंदू ने अपना सिर घुमाया और उसे एक नज़र से देखा, जैसे कह रहा हो, तुम क्या देख रही हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? मेइजू, उसका चेहरा तमतमा गया। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। वैसे भी ये सब बस एक खूबसूरत भ्रम है जो मास्टर ने उसके लिए बुना है। जब समय आएगा तो तुम मुस्कुरा नहीं पाओगी। हालांकि ये कहना पड़ा, चंदू द्वारा बनाए गए व्यंजन वास्तव में स्वादिष्ट थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि चाय रेस्तरां में अंडा फ्राइड राइस उनके जितना अच्छा नहीं था। जैसा कि मेइजू ने सोचा था, उसने चंदू को फिर से अपने मास्टर के साथ बातचीत करते देखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की भी। मेइजू का चेहरा हल्का लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि अगर वह देखती रही तो वह अपना संयम खो देगी। इसलिए वह जल्दी से उठी और बोली, मेरा पेट भर गया है। फिर अपना कटोरा रसोई में ले गई। चंदू ने जाते हुए मेइजू की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। ओह, वह वास्तव में कमरे को पढ़ना जानती है। वह जानती है कि मैं किनक्यू के साथ अच्छा समय बिताने वाला हूँ। ये सोचते हुए उसने मुस्कुराते हुए लेन किनक्यू को देखा। किनक्यू टिल्ड, इस बार मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो। लेकिन जैसे ही उसने कहा, चंदू आगे नहीं बोल सका। उसने देखा कि लेन किनक्यू का मूल रूप से सौम्य और विचारशील व्यवहार अचानक तापमान की तरह गिर गया। बाद में चंदू के शब्दों को सुनकर वह अंदर से बेहद शर्मिंदा और परेशान महसूस कर रही थी, लेकिन ऊपर से उसने ठंडे स्वर में कहा, चले जाओ। कौन चाहता है कि तुम मुझे खिलाओ? मैं खुद खा सकती हूँ। आपने मुझे अभी इतने लंबे समय तक चॉपस्टिक पकड़े रखा। आप, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, डिश सोप कहाँ है? इस समय मेइजू रसोई से बाहर चली गई। फिर ये कैबिनेट के नीचे है। आओ चंदू, अपना मुंह खोलो। टिल्ड। लेन किनक्यू ने एक सौम्य अभिव्यक्ति प्रकट की, विचारपूर्वक एक डिश उठाए और इसे चंदू के मुंह से पकड़ दिया। चंदू दंग रह गया।
एक मिनट रुको, क्या लेन किन-क्यू को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है? ओह ओह, ठीक है। मेइज़ू ने अपने मास्टर को अजीब तरह से देखा। कितना अजीब। दूसरी ओर लेन किन-क्यू ने राहत की सांस ली। इस बिंदु तक चंदू को आखिरकार समझ आ गया। उसे एक आभास हुआ, तो यही है। चूंकि लेन किन-क्यू अभी पूरी तरह से दुष्ट नहीं हुई है, इसलिए उसे अपने अधीनस्थों के सामने एक सौम्य और विचारशील उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए। इसीलिए उसने मेइज़ू के सामने सौम्यता का व्यवहार किया। तो यही है। चंदू ने लेन किन-क्यू की ओर देखा, जिसका सौम्य भाव धीरे धीरे कम होता गया, और उसने निराशा में आह भरी। तो यही है। चंदू ने पास में रखे चॉपस्टिक्स को देखा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, किन-क्यू। मेइज़ू चली गई। उसके शब्दों में निराशा का संकेत था। लेन किन-क्यू का दिल धड़क उठा। चंदू लगता है बहुत निराश। उसे अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। ये सही है। उसकी दिखावटी सौम्यता के कारण चंदू को गलतफहमी हो गई कि वह मेइज़ू के लाभ के लिए ऐसा कर रही है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उससे प्यार करता है, वह स्वाभाविक रूप से बहुत निराश और निराश महसूस करेगा। वह उससे बहुत प्यार करता है, उसके साथ इतनी बिना शर्त दयालुता से पेश आता है। लेकिन मैं अपनी सावधानी कम क्यों नहीं कर सकती? लेन किन-क्यू ने अपने दांत पीस लिए। लानत है, सिर्फ इस बार। उसने एक निर्णय लिया और गहरी सांस ली। चंदू की तरफ। बस जब उसने सोचा कि लेन किन-क्यू नाटक जारी नहीं रखेगा, मुझे खिलाओ। लेन किन-क्यू ने देखा और थोड़ी सी अस्पष्ट आवाज में कहा। चंदू चौंका। उसने उलझन में पूछा, किन-क्यू? मेइज़ू यहाँ नहीं है। किन-क्यू अभी भी नाटक क्यों कर रही है जब उसका अधीनस्थ चला गया है? अगर उसे यह करना पसंद नहीं है, चंदू इसे मजबूर नहीं करेगा। हालांकि लेन किन-क्यू ने अभी भी अपने दांत पीस लिए, चंदू का सामना किया और कहा, मुझे खिलाओ। चंदू हैरान रह गया। फिर लेन किन-क्यू ने पूछा, क्या ये स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट? ये कहने के बाद लेन किन-क्यू ने भोजन का एक और निवाला उठाया और इसे चंदू के मुंह में रखा। मुझे खिलाओ। बाद वाले को पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी अनुपालन किया। क्या ये स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट। इसके तुरंत बाद लेन किन-क्यू ने भोजन का एक और निवाला उठाया और चंदू को दिया। इस बार उसने बात नहीं की, लेकिन चंदू दंग रह गया, क्योंकि लेन किन-क्यू का छोटा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और यहाँ तक कि उसके हाथ भी थोड़े कांप रहे थे। चंदू मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सका, किन-क्यू? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लेन किन-क्यू ने धीरे से कहा, क्या तुम बात नहीं कर सकते? उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी और उसने शर्मिंदगी से अपना सिर घुमा लिया। मैं बस नहीं चाहती थी कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हें नीची नज़र से देखे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं सिर्फ इसी मकसद से ये कपल जैसी चीज़ें कर रही हूँ। लेन किन-क्यू को नहीं पता था कि वह ये शब्द क्यों कह रही थी। शायद यही था। उसने देखा, चंदू के सीने से उदासी की लहर आ रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी हरकतें चंदू को कितना दुख पहुंचाएंगी, और अब उसके लिए अहंकार दिखाने का समय नहीं था। लेन किन-क्यू की आवाज़ धीरे धीरे धीमी हो गई और उसके चॉपस्टिक धीरे धीरे नीचे गिर गए। मैं भी किसी रिश्ते में पहली बार हूँ। ऐसी चीज़ें करना बहुत शर्मनाक है, ठीक है? धप धप। चंदू की आंखें चौड़ी हो गई और उसका छोटा सा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। धप धप धप। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और जोर से मारा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? लेन किन-क्यू चौंक गई। वह खड़ी हो गई, बस चंदू को रोकने ही वाली थी, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर लेन किन-क्यू को पकड़ लिया। हिस। हाँ। चंदू ने गहरी सांस ली। हालांकि उसकी छाती उसके धक्कों से दुख रही थी, ये रुक नहीं सकती थी। उसके लगातार उठते होंठ जो एक चौड़ी मुस्कान में बदलने वाले थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किन-क्यू। मैं तुमसे मर मिटने तक प्यार करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। चंदू हंसा, क्योंकि उसने लेन किन-क्यू का हाथ पकड़ लिया जो भोजन पकड़े हुए था, और उसे एक ही निवाले में खा गया। स्वादिष्ट किन-क्यू। जब तुम मुझे खुद खिलाओगी तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। क्या क्या ऐसा है? लेन किन-क्यू ने राहत की सांस ली। वह सोच रही थी कि चंदू को क्या हो गया है। वह आगे नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन चंदू की खुश आवाज सुनकर वह खुद भी न जाने क्यों खुश हो गई। स्वादिष्ट? ये वाला अभी भी स्वादिष्ट? तुम्हें हर चीज स्वादिष्ट क्यों लगती है? क्योंकि किन-क्यू जो भी चुनती है वो स्वादिष्ट होता है। क्या ऐसा है? तो अगली बार मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे बर्तन धोने जाना चाहिए। खाने की मेज से भागते हुए चंदू बर्तन उठाए रसोई की ओर दौड़ा। लेन किन-क्यू के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था।
ये बदमाश, क्या इसे लगता है कि मेरा खाना अच्छा नहीं है? बहरहाल लेंग किंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके चेहरे की लाली फीकी नहीं पड़ी। उसने चॉपस्टिक पकड़ी और शून्य लोक में खाना उठाने की मुद्रा में आ गई। न जाने क्यों उसका मूड बेहद खुशनुमा हो गया। वह सचमुच एक हठी आदमी है। रसोई। चंदू बर्तन साफ करते हुए एक गाना गुनगुना रहा था। पास ही मदद कर रही मेइजू उसे अवाक भाव से देख रही थी। यह आदमी वाकई बहुत परेशान करने वाला है। हालांकि वह अच्छा गाता है और अच्छा खाना बनाता है, लेकिन यंग मिस उसे सचमुच पसंद नहीं करती, फिर भी वह उसके साथ ही रहता है। हम्फ, बस गू परिवार के कब्जे में आने तक इंतजार करो, मुझे लगता है कि क्या तुम तब भी मुस्कुरा पाओगे। तभी चंदू ने अचानक मेइजू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेइजू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओह, यह अचानक दयालु व्यवहार मुझे सचमुच थोड़ा असहज कर रहा है। मेइजू को उस सच्चे चंदू का सामना करते हुए थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले वह हमेशा उससे बनावटी मुस्कान के साथ बात करता था। क्या बात है? कोई खास बात नहीं। क्यों, क्या उसने तुम्हें गुप्त रूप से मेरी रक्षा करने के लिए नहीं कहा था? लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ दूसरे विशेषज्ञ हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो तुम्हें क्यों की छोटी बहन लेंग लिंगर की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि चंदू ने लेंग लिंगर के स्कूल के पास पहरा देने के लिए पहले ही कई लोगों को भेज दिया था, फिर भी पछताने से बेहतर है कि पहले से ही सावधान रहें। मेइजू, जो परछाई में छिपने में माहिर है, लेंग लिंगर की सुरक्षा के लिए कई स्तर प्रदान करती है। लेंग लिंगर की सुरक्षा चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। भले ही मेइजू हमलावर दुश्मन को हरा न सके, लेकिन वह लेंग लिंगर के साथ भाग जरूर सकती है। ये सुनकर मेइजू के माथे पर बल पड़ गए। लेकिन यंग मिस का आदेश था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। हालांकि लेंग लिंगर लेंग किंग की छोटी बहन है, यंग मिस का आदेश चंदू की रक्षा करना था। वह निश्चित रूप से लेंग किंग के आदेशों को प्राथमिकता देंगी। चंदू ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तो फिर इसे मेरे लिए दूसरा काम समझो, और शायद ये तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी। अच्छी बात? मेइजू ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसकी अभिव्यक्ति दुविधा में पड़ गई। काफी सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन क्या तुम सच में इस मौके का इस्तेमाल किसी ऐसे काम के लिए करना चाहते हो? मेइजू चंदू की सोच समझ नहीं पाई। दूसरों की सुरक्षा का उससे क्या लेना देना? चंदू ने थोड़ा सिर हिलाया। मेइजू ने कुछ नहीं कहा और फिर उसका मूड थोड़ा उत्तेजित हो गया। जल्द ही होगा भाई, बस थोड़ा और इंतजार करो। बड़ी बहन तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेगी। और मेइजू को जो पता नहीं था वो ये था कि चंदू की आंखें थोड़ी अजीब हो गईं। उसने पहले ओल्ड गांव से मेइजू के भाई की जांच करने को कहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वही होगा। हाँ, दिलचस्प है। क्या यही नियति है? डॉट 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 जियांगहाई हाई स्कूल। एक शौचालय के अंदर धमाका। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि लेंग एक को घूरते मत रहो? रंगे हुए पीले बालों वाले एक युवक ने एक कमजोर आंखों वाले दुबले पतले लड़के के मुंह पर मुक्का मारा। मुक्का लगने से वह लड़के गीले फर्श पर गिर पड़ा। उसने अपने चोटिल गाल को ढांक लिया और कोने में सिमट गया। डर के मारे कांप रहा था और माफी मांग रहा था। तो माफ करना। अरे अरे अरे, यह आदमी सच में रो रहा है। क्या तुम आदमी भी हो? हाँ, ओह, मैं भूल ही गया। तुम तो बस इंसानी कूड़ा हो जिसके कोई माँ बाप नहीं है, और तुम्हारी बहन भी गायब हो गई है। हाँ, भाई वांग, उसके जैसा निकम्मा सौ हिम्मत के साथ भी बड़ी बहन लिंग एक के लिए तुमसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पीले बालों वाले उस युवक के अलावा उसके आसपास उसी उम्र के कई और लड़के थे। उन्होंने उस दुबले पतले लड़के की तरफ देखा जो कोने में दुबका हुआ अपना चेहरा ढांके हुए सिसक रहा था, और सबकी आंखों में नकली मुस्कान थी। वांग जिलिन अपने भाइयों की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने दुबले पतले लड़के को घूरा और धमकी दी, डैंग फैंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी तुच्छ सोच छोड़ दो। यह मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे अच्छे नंबर आने से तुम लेंग लिंगर के साथ कुछ भी कर सकते हो। लिंगर सिर्फ तुम्हारे पास सवाल पूछने आ रही है क्योंकि कॉलेज की प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही है। तुम यह मत समझ लेना कि वह तुम्हें पसंद करती है। जब उसने ये कहा तो वांग जिलिन भी बहुत उदास हो गया। हाल ही में लेंग लिंगर ने अचानक कहा था कि वह मन लगाकर पढ़ाई करना चाहती है। उसने ये भी कहा कि वह कॉलेज जाना चाहती है और अब गिरोह की गतिविधियों में शामिल नहीं होगी। उसने अपने माता पिता से 2 मूवी टिकट भी ले लिए थे।
वह इस सप्ताहांत लेंग लिंगर को मूवी देखने बुलाने की सोच रहा था। अरे रुको, उसने सुना था कि लिंगर को एक अमीर प्रेमी मिल गया है, लेकिन फिर उसने कहा कि वह उसका देवर है। सच में, लिंग एर मुझे साफ पसंद करती है, उसे कोई दूसरा आदमी कैसे मिल सकता है? मुझे उन सभी लोगों की सचमुच पिटाई करनी चाहिए जो अफवाहें फैलाते हैं। डैंग फैंग ने वांग जिलिन के अपने और अपने परिवार के प्रति अपमान की बातें सुनी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। काश वह तुरंत दौड़कर उस व्यक्ति के मुंह पर मुक्का मार देता जिसने उसके परिवार का अपमान किया था, लेकिन उसने शक्तिहीन होकर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसकी आंखें अपार अपराधबोध और निराशा से भरी थीं। मैं इतना बेकार हूँ, मैं इतना बेकार क्यों हूँ? मेरे माता पिता और बहन का अपमान करने वाला व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, लेकिन क्यों मुझमें खड़े होकर उनका खंडन करने का साहस भी नहीं है? क्यों मैं इतना बेकार क्यों हूँ? कोई मेरे जैसा मर जाना ही बेहतर है। डैंग फैंग की आंखों की रोशनी धुंधली और धुंधली होती गई। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। जिस व्यक्ति ने उसके परिवार का अपमान किया था वह उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसमें खुद वार करने की भी हिम्मत नहीं थी। बहुत निकम्मा, बहुत कमजोर। और तभी वांग जिलिन, बस करो! शौचालय के दरवाजे से एक गुस्से भरी नाजुक चीख सुनाई दी। वांग जिलिन के हाव भाव बदल गए। उसने और उसके भाइयों ने मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि लेंग लिंगर एक नोटबुक पकड़े गुस्से से वांग जिलिन और बाकियों को देख रहा था। लेंग लिंगर के साथ मौजूद बाई कियोनग्लान, अगर आपको यकीन नहीं है कि यह कौन है तो आप अध्याय 21 देख सकते हैं, ने भी मजाक उड़ाया। ये कितने निकम्मे लोग हैं, तुम सब एक ही इंसान को धमका रहे हो। क्या तुम लोग मर्द भी हो? वांग जिलिन का चेहरा तुरंत थोड़ा बदसूरत हो गया, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लेंग लिंगर ही वह इंसान थी जिसे वह पसंद करता था, और बाई कियोनग्लान बाई परिवार की युवा कुमारी थी जिसे वह नाराज नहीं कर सकता था। इसलिए वह बस एक चापलूसी भरी मुस्कान ही दे सका। लिंग र, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस एक नासमझ निकम्मे को सबक सिखा रही हूँ। ये सुनकर लिंग र के माथे पर बल पड़ गए। उसने वांग जिलिन को बेरुखी से देखा। लिंग र, तुम मुझे यही कहते हो? क्या हम एक दूसरे से बहुत परिचित हैं और तुम मेरे दोस्त को सबक सिखा रहे हो? अभी मुझसे माफी मांगो। दोस्त, ये निकम्मा! वांग जिलिन का चेहरा तमतमा गया और उसकी मुस्कान मानो टूटने ही वाली थी। उसके सभी भाइयों ने मुंह फेर लिया। उन्हें लगा कि माहौल बहुत भारी हो रहा है। माफी मांगो? तुम चाहते हो कि मैं इस निकम्मे से माफी मांगूं? लिंग र, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वांग जिलिन ने गहरी सांस ली। ऐसे घटिया निकम्मे से माफी मांगना उसे जान से मारने से भी बदतर होगा। निकम्मे, क्या तुमने गंदगी खाई है? तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू आ रही है। लेंग लिंगर ने नोटबुक बाई कियोंगलिन को दी और वांग जिलिन के सामने चली गई। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मुझसे माफी मांगो। वांग जिलिन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसने दांत पीसते हुए लेंग लिंगर की तरफ देखा, जो किसी और का बचाव कर रही थी। आखिरकार उसने बुदबुदाया, माफ करना। बोलने के बाद, शायद बहुत अपमानित महसूस करते हुए, उसने दांत पीस लिए और डैंग फैंग को घूरा, जो उसके पीछे कोने में दुबका हुआ था। तुम्हें ये याद है? ये कहकर वह दुखी भाव से चला गया। बात खत्म हो गई थी। लेंग लिंगर डैंग फैंग के पास गई, अपना हाथ बढ़ाया और चिंतित होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? लिंगर। डैंग फैंग ने लेंग लिंगर को एकटक देखा, जो उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। उसने सहज ही हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उस दिन जो व्यक्ति लेंग लिंगर को लेने आया था, वह आदमी, वह लेंग लिंगर का प्रेमी था। मेरे जैसा कोई। मैं ठीक हूँ। डैंग फैंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर दीवार से टिककर खड़ा हो गया। शुक्रिया, इतना कहकर वह सिर झुकाकर भाग गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ऐसी मुश्किल में देखे, खासकर उस व्यक्ति के सामने जिसे वह पसंद करता था। वह चला गया। लिंगर जी। बाई कियोनग्लिन ने भागते हुए डैंग फैंग की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में नोटबुक लहराई। क्या आज की क्लास के बारे में तुम्हारे पास अभी भी कोई सवाल नहीं है? लेंग लिंगर उठा और बाई कियोनग्लिन के पास गया, कुछ झुंझलाहट के साथ आहें भरते हुए। अरे यार, मैं उससे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वह भाग क्यों गया? उसने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर बड़ी बहन से पूछूंगी। ये देखकर बाई कियोनग्लिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने लेंग र को छुआ और हंसते हुए बोली, तुम अचानक एक अच्छी लड़की क्यों बनना चाहती हो?
क्या तुम सच में कॉलेज जाना चाहती हो? लिंग लिंग रा को कुछ सूझा और उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। वह खिलखिलाकर हंसी। बस इतना ही कहूंगी, मेरे जीजाजी ने कहा था कि जब तक मैं कॉलेज में दाखिला ले लूंगी वे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने ले जाएंगे और वे मुझे अपनी पसंद की कोई भी मोटरसाइकिल चुनने देंगे। फिर वह थोड़ी नाखुश दिखी। बस लगता है वे इन दिनों बहुत व्यस्त हैं, उन्होंने मुझे उठाया ही नहीं। ये सुनकर बाई की उंगलान की आंखें चमक उठी। ओह, हमारे जीजाजी इतने अच्छे हैं। फिर यह मामूली लड़की, चले जाओ, वह मेरा साला है, कोई भी कुटिल विचार रखने की हिम्मत मत करना। लेंग लिंगर ने तुरंत शाप दिया। बाई की उंगलन हंसी, लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। दोनों वहां से चले गए, झगड़ते और हंसते हुए। लेकिन दोनों में से किसी ने भी यह नहीं देखा कि उनके जाने के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी चश्मा पहने और भौतिकी की किताब पकड़े हुए वहां आया। उसने उस जगह की ओर देखा जहां डेंग फैन को पीटा गया था। वह गहरी सोच में पड़ गया। वह युवक, उसके भीतर एक असामान्य शक्ति प्रतीत होती है। ये हमारे जुवानवु गेट की साधना तकनीक के साथ बहुत संगत लगती है। संप्रदाय के गुरु ने कहा कि वह एक उत्तराधिकारी की तलाश में है। दोपहर, स्नेह का समय आखिरकार बहुत कम था। लेकिन क्यू को कंपनी के मुद्दे, बदले के मुद्दे और पाताल लोक के महल के मुद्दे थे। वह सचमुच हमेशा के लिए कोमल स्नेह की स्थिति में नहीं रह सकती थी। लेकिन क्यू ने चंदू को अपनी ओर खींचा और उससे कहा, मेइजू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन वह हमेशा यहाँ नहीं रहेगी। चंदू, तुम उसे विदा क्यों नहीं करते? मेइजू ने भी सूखी खांसी से कहा, ठीक है, मुझे आज दोपहर पार्ट टाइम काम करना है, बस मुझे मेरे कार्यस्थल पर छोड़ दो। चंदू ने सिर हिलाया, ठीक है। बोलते हुए उसने लेंग क्यू का छोटा सा हाथ थाम लिया और धीरे से उसे सहलाया। आखिरकार यही एक मौका था जब वह ऐसा कर सकता था। स्पर्श का आनंद लेने के बाद उसने धीरे से कहा, तो किंग क्यू, मैं बाद में वापस आऊंगा। लेंग क्यू ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि असल में वह चंदू की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। तो मैं जा रही हूँ, आगे बढ़ो, मैं सचमुच जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हत्या के इरादे का आभास पाकर चंदू ने अनिच्छा से उसका हाथ छोड़ दिया और मेइजू के पीछे लेंग परिवार के घर से बाहर निकल गया। उनके जाने का आभास पाकर लेंग क्यू ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसका चेहरा झुंझलाहट से लाल हो गया और उसने उस हाथ को भींच लिया जिसे चंदू ने जोर से रगड़ा था। वह घिनौना आदमी, उसे 1 इंच भी नहीं चाहिए और मील भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब सबसे जरूरी काम पाताल लोक के महल की जांच करना है। कुछ सोचने के बाद लेंग क्यू मुड़ी और ऊपर चली गई चंदू की तरफ। उसने अपनी लग्जरी कार सड़क पर चलाते हुए निर्देश दिया, मैंने जो कहा था उसे याद रखना। तुम्हें लेंग लिंगर की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। ज़ियाओ लिन से पहले जैसी नासमझी मत करना। याद रखना, ऐसी लड़ाई मत लड़ो जिसे तुम जीत नहीं सकते। भाग जाना कोई शर्म की बात नहीं है। अपने छोटे भाई को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए तुम्हें जीते जी मेरा दिया हुआ काम पूरा करना होगा। ये सुनकर मेइजू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि पुलिस स्टेशन में वह बहुत घमंडी हो गई थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि चंदू उसे वहां उपदेश दे। इसलिए उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझती हूँ। इतना कहते ही उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और चंदू की कार से तुरंत बाहर निकल गई। ये देखकर चंदू के मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए और उसकी आंखों में एक रहस्यमय अर्थ उभर आया। जियांगहाई हाई स्कूल पहुंचना। मेइजू अंधेरे में छिप गई और जल्दी से अपना लक्ष्य लेंग लिंग एर को ढूंढ लिया। वह लड़की उस समय कक्षा में थी, अपनी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री से परेशान। ऐसा लग रहा था जैसे वह पढ़ाई कर रही हो या कुछ और। उसके बगल में एक खिलखिलाती हुई लड़की नाश्ता कर रही थी। वह कुछ जानी पहचानी लग रही थी, शायद बाई परिवार की युवती। दूसरी लड़की ने गले में कोई आभूषण पहना हुआ था, लेकिन वह जरूरी नहीं था। मेइजू ने चुपके से अपने आसपास का माहौल भांप लिया। आसपास कोई खतरा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मिशन आसान होगा। तभी उसकी भौहें तन गई क्योंकि उसने एक कोने में एक दुबले पतले लड़के को देखा जो लगातार लेंग लिंग एर को घूर रहा था। क्या वह कोई दुश्मन था? मेइजू ने गौर से देखा। उसने देखा कि दुबले पतले लड़के की आंखें प्रशंसा से भरी थीं, लेकिन इस प्रशंसा में 3 हिस्से डरपोकता और 4 हिस्से अपराधबोध भी था। ओह, तो वह तो बस एक नेकदिल बेकार लड़का था। मेइजू ने उपहास किया।
इतना काया आदमी अपनी मालकिन की बहन के लायक कैसे हो सकता है? कितना बेतुका जोकर है, एक मेढक जो हंस का मांस खाना चाहता है। मेइजू ने अपना सिर हिलाते हुए लड़के को अब और नहीं देखा। इसके बजाय उसने किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही उसने मन ही मन सोचा कि अगर यह उसका छोटा भाई होता तो वह भी जल्द ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की उम्र का हो जाता। वह सोच रही थी कि वह कैसा कर रहा होगा, क्या उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी। मेइजू ने सोचा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह सचमुच अपने छोटे भाई से मिलने के लिए उत्सुक थी। डॉट 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 यानजिंग ग्रुप के अंदर नेदरवर्ल्ड पैलेस का मुख्यालय, सबसे ऊंची मंजिल पर स्थित कार्यालय में एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने सूखे हाथों से कांपते हुए एक दस्तावेज उठाया। उसने उसे ध्यान से पढ़ा। उसके सामने एक कठोर चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसने सम्मानपूर्वक कहा, गॉडफादर, हमारी जांच के अनुसार लेन परिवार का लेन किंग सचमुच अंधा है। उनकी कंपनी से चुराई गई जानकारी दरअसल अंधेपन के इलाज की तकनीक के बारे में है। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में रखा दस्तावेज नीचे रख दिया। उसने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया और भारी आवाज में बोला, चूंकि ये सही है तो लेन परिवार से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले ही बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं। अगर लेन परिवार में वो चीज न होती तो हम खांसी खांसी खांसी। अपनी बात पूरी करते करते वह लगातार खांसता रहा, यहाँ तक कि खून भी खांसने लगा। उस सख्त आदमी की आंखों में उदासीनता झलक रही थी, लेकिन ऊपर से वह पास आया और चिंतित होने का नाटक किया। गॉडफादर, आप ठीक तो हैं? मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाता हूँ। जरूरत नहीं, ये सब बदला है। यान हुआन की आंखों में दर्द के भाव दिखाई दिए। उसने हाथ हिलाया। उस समय के महायुद्ध में छिपे हुए घाव बहुत भयानक हैं। साधारण चिकित्सा पद्धतियां अब उन्हें ठीक नहीं कर सकती। जब तक उस जख्म को देने वाला व्यक्ति नहीं मिल जाता तब तक इसे ठीक करना संभव नहीं है। कठोर व्यक्ति यह सुनकर रुका, फिर बेवजह बोला, अफवाह है कि ड्रैगन किंग के महल में एक दिव्य चिकित्सक है जो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है और हड्डियों पर मांस उगा सकता है। अगर हम उसे बुला सकें। ये सुनकर यान हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया और एक कड़वी हंसी हंसी। उस साल की घटनाओं ने ड्रैगन किंग ज़ेड को चकनाचूर कर दिया और बूढ़ा हॉल मास्टर कहीं नहीं मिला। छिपे हुए ड्रैगन किंग महल की तो बात ही छोड़िए। यही नियति है। उसने अपने बगल में बैठे कठोर व्यक्ति को गौर से देखा। लॉन्गर, तुम मेरे सबसे प्रिय धर्मपुत्र हो, इसलिए गॉडफादर तुम्हें दिल की बात बताना चाहते हैं। लेन परिवार अब उस साल वाला लेन परिवार नहीं रहा। हमने राक्षसी मार्ग को खत्म करने के लिए कई गलत काम किए हैं, जिनका असर बहुत से निर्दोष लोगों पर पड़ा है। तो लेन परिवार, तुम्हें वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लॉर्ड ज़ेतियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है गॉडफादर, मैं तुमसे वादा करता हूँ। यान हुआंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, आंखें बंद करके अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। समूह के मामले अभी भी तुम्हारे हाथ में हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, हम आम लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। हमारा एकमात्र लक्ष्य राक्षसी मार्ग को खत्म करना है। लॉर्ड ज़ेतियन ने ये सुना और कहा, ठीक है गॉडफादर, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ये बस यान हुआंग ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जब उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद की तो लॉर्ड ज़ेतियन की आंखों में तिरस्कार का भाव प्रकट हुआ। उसने मजाक में यान हुआंग को देखा, जिसका एक पैर पहले ही कब्र में था। उसने मन ही मन उपहास किया, बूढ़े आदमी, तुम्हारा युग बीत चुका है। तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली ताकत और प्रभाव है, फिर भी तुम केवल जियांगहाई में दुबकना चाहते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं निश्चित रूप से पातालोक के महल को पूरी दुनिया में एकीकृत कर दूंगा। पहला निशाना लेन परिवार होगा, जिसके लिए तुम इतने सालों से दोषी महसूस कर रहे हो। परछाई में एक तितली चुपचाप फुरफुराई, फिर एक पल में गायब हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। मेइजू के जाने के बाद बूढ़ा गौ, जो चंदू का पीछा कर रहा था, ड्राइवर के रूप में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया। चंदू पीछे बैठा था, उसकी आंखों में दुर्भावनापूर्ण मनोरंजन भरा हुआ था। मेइजू को अब तक अपने छोटे भाई से मिल लेना चाहिए था, है ना? बस वह शायद उसे पहचान नहीं पाएगी। आखिरकार डेनफैंग नाम का वह व्यक्ति अभी भी एक कमजोर और बेकार निकम्मा था। चंदू के दिमाग में भी डेनफैंग नाम के इस व्यक्ति से पहली बार मिलने की याद आ गई।
दूसरा पक्ष डरपोक लग रहा था और उसने उसे बताया कि लेंग लिंगर जियांगहाई शहर में गाने के लिए गया था। कोई केवल ये कह सकता था कि यह भाग्य था। चंदू हल्के से मुस्कुराया, अगर वह गलत नहीं था तो डेंग फैन को जल्द ही जुआनवू गेट के लोगों द्वारा देखा जाएगा और एक साधना तकनीक सिखाई जाएगी। वह मुख्य पात्रों के योद्धाओं में से एक के रूप में भी काम करेगा, नायक का साथ देगा और उसके लिए एक अविनाशी ढाल बन जाएगा। हालांकि चंदू के दिमाग में डेंग फैन के लेंग लिंगर के लिए डरपोक प्रशंसा कौंध गई और उसने उपेक्षापूर्वक उपहास किया। कितने अफसोस की बात है, अगर यह महिला प्रधान होती तो ठीक होता। वह अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके उसे नायक को नापसंद करवा सकता था और इस तरह उसे मदद नहीं दे सकता था। लेकिन पुरुष सहायक पात्रों के लिए, क्षमा करें, उसे न तो पुरुषों के लिए प्राथमिकता थी और न ही अपने आसपास के लोगों के साथ दूसरे पक्ष को बांधने का विचार था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि डेंग फैंग मेइजू के अंतिम चरण में विश्वासघात का एक महत्वपूर्ण कारक था। चंदू की आंखों में एक ठंडी रोशनी टिमटिमा गई। हालांकि उसे खेद था, तुम्हें मरना होगा डेंग फैंग। ये कंपनी एक धर्मार्थ रियल एस्टेट कंपनी लगती है जो अक्सर दान देती है, लेकिन गुप्त रूप से ये कई स्थानीय काली ताकतों के साथ मिलीभगत करती है। वे खास तौर पर इन गुंडों को दूसरी रियल एस्टेट कंपनियों और निर्माण सामग्री कंपनियों को धमकाने के लिए भेजते हैं। वे कुछ खास जमीनों पर कब्जा करने के लिए छल कपट भी करते हैं। उनके निर्माण स्थलों पर कई सुरक्षा दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिनमें कई लोग हताहत हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये घटनाएं कभी ऑनलाइन नहीं दिखाई देती। पीड़ितों के परिवारों ने बार बार स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। मुआवजा तो दूर, उन्हें माफी तक नहीं मिली। सुरक्षा दुर्घटनाओं या काली ताकतों के साथ संलिप्तता के कारण मृतकों के कई परिवारों ने आत्महत्या का रास्ता चुना क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। इसके अलावा हमारी जांच के अनुसार, हालांकि जियांगहाई शहर की आधी से ज्यादा इमारतें ऐसी रियल एस्टेट कंपनी ने बनाई थीं, फिर भी इनमें बड़ी संख्या में अधूरी इमारतें भी हैं। कुछ लोगों ने इनके बनाए घर खरीद लिए, रोजाना इमारतों को मंजिल दर मंजिल बनते देखने से लेकर उस दिन का इंतजार करने तक जब वे उनमें रहने आएंगे। निर्माण रुक जाने और इमारतें अधूरी रह जाने से जिंदगी से मायूस हो गए। बार बार स्पष्टीकरण मांगने के बाद भी ये पूरी तरह से बेकार था। कुछ लोग तो स्पष्टीकरण मांगते हुए गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती भी हो गए। इस पर बूढ़ा गांव अपना गुस्सा दबा नहीं सका। उसने दांत पीसते हुए कहा, युवा गुरु, यानजिंग ग्रुप इतना अराजक काम इसलिए कर सकता है क्योंकि उनके बीच मार्शल आर्टिस्ट भी हैं और वे भी संबंधित। उसकी बात पूरी होने से पहले ही चंदू ने बीच में ही टोक दिया, ठीक है, मैं समझ गया। हालांकि उसे यानजिंग ग्रुप के कुकर्मों के बारे में लंबे समय से पता था, फिर भी उनके बारे में दोबारा सुनना उसे बेहद बेतुका लगा। उनके पास इतना आत्मविश्वास और संसाधन होने का कारण दरअसल नेदरवर्ल्ड पैलेस था और नेदरवर्ल्ड पैलेस के विशेष अभियान जांच विभाग के एक खास व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध थे। इसीलिए वे जियांगहाई शहर में इतने अराजकतापूर्ण हो सकते थे। अगर वह गलत नहीं थे तो ऐसा करने वाला सिर्फ नेदरवर्ल्ड पैलेस का महल स्वामी यान हुआंग ही होना चाहिए। बूढ़ा गांव शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो और फिर बोला, युवा स्वामी, एक और बात बतानी है। यानजिंग ग्रुप एक भोज आयोजित कर रहा है और उसने हमारे गु परिवार को आमंत्रित किया है। स्वामी का इरादा आपको भेजने का है। यानजिंग ग्रुप की युवा पीढ़ी से परिचित होने का यह एक अच्छा अवसर है। मैडम ने आपको खास तौर पर याद दिलाया था, युवा स्वामी, विनम्र रहे और अपने बड़ों का अभिवादन करें। भोज। चंदू स्तब्ध था, कुछ उलझन में। वे अचानक भोज क्यों आयोजित कर रहे हैं? बूढ़ा गांव ये सुनकर झिझका और बोला, कहा जाता है कि यानजिंग समूह का सर्वोच्च नियंत्रक यान हुआन बीमारी से मरने वाला है। ये भोज दरअसल अगले उत्तराधिकारी के चयन के लिए है। प्रश्नवाचक चिन्ह। बीमारी से मरना। चंदू स्तब्ध रह गया। रुको, क्या इसका मतलब है कि यान हुआन मर रहा है? आह, ये सही नहीं है। मूल उपन्यास में वह अभी भी जीवित और सक्रिय था। अगर वह मर जाता तो वह नायक जियाओ लिन से कैसे टकराता? चंदू को थोड़ा अजीब लगा और उसके मन में एक अनुमान उभरा, क्या लेन किनकियू की क्षमता भी लोगों को वापस जीवन में ला सकती है या उनकी उम्र बढ़ा सकती है? पाठ में ऐसा नहीं कहा गया था, और अगर यह नहीं कहता तो इसका अस्तित्व ही नहीं था, है ना? चंदू को थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। ये चीजें एक के बाद एक जमा होती जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये उससे बिल्कुल अलग थी जो उसे याद थी। आह, कोई बात नहीं, चलो एक एक कदम उठाते हैं। कब? मैं उपस्थित रहूंगा। चंदू ने अपनी कनपटियां रगड़ी। परसों दोपहर।
परसों। हुँ, चंदू ने सिर हिलाया और तभी डिंग डोंग टिल्ड उसका फोन बजा। चंदू ने इसे उठाया और एक संदेश पॉपअप देखा जिससे उसने लंबे समय से संपर्क नहीं किया था। क्या आप वहाँ हैं? उसने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि यह व्यक्ति उसे ढूंढेगा, इसलिए उसने सीधे नंबर डायल किया। इसका उत्तर लगभग तुरंत मिल गया। चंदू मंद रूप से मुस्कुराया और जानबूझकर पूछा, हेलो येनिन जी, आपने अचानक मुझे एक संदेश भेजने के बारे में क्यों सोचा? क्या आपको अभी ज़ियाओ लिन को दोषी ठहराने में व्यस्त नहीं होना चाहिए? चंदू, तुम अभी कहाँ हो? मेरे साथ यहाँ एक दुर्घटना हो गई थी। चेन यंगयन अपने घर पर साधारण कपड़े पहन चुकी थी और चंदू की बातें सुनते हुए उसकी आंखों में अनिच्छा का भाव दिखाई दिया। धिक्कार है जियो लिन, चाहे तुम्हारी पहचान कुछ भी हो, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना ही होगा। ओह, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढने जाता हूँ। चंदू ने दूर से देखा, ये देखकर कि वह चेन यंगयन के घर के बहुत करीब था, इसलिए उसने अपने शब्द बदल दिए। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। पहुंचते ही मुझे फ़ोन करना। क्लिक, कॉल समाप्त हो गई। चंदू ने अपना फ़ोन रख दिया और मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक अजीब सा अर्थ था। मुझे सोचने दो, चेन यंगयन के कथानक के बिंदु के बारे में, ये वही घटना लगती है ना? लेकिन उस घटना के पीछे भी पाताल लोक के किसी महल का हाथ लगता है। चाहे तुम कैसे भी घूमो, पाताल लोक से बच नहीं सकते। शुरुआती खलनायक से जैसी उम्मीद थी, लेकिन चेन यंगयन के अलावा वांग युलान भी है, उसकी कहानी जल्द ही आने वाली है, और ड्रैगन किंग पैलेस भी। उसे जल्द से जल्द जेड पेंडेंट के आधे टुकड़े पर भी कब्जा करना होगा। मेइज़ू का पक्ष भी चिंता का विषय है, वह और उसका छोटा भाई दोनों ही अस्थिर व्यक्तित्व वाले हैं। शेन वानर भी महत्वपूर्ण और सबसे गुप्त कदम है। ये सभी अस्तित्व भविष्य में लेन किंगकियू के लिए खतरा बनेंगे। उसे इन सभी का सफाया करना होगा। अगर एक भी छूट गया तो पूर्व निर्धारित त्रासदी घटित होने की बहुत संभावना है। मैं नहीं चाहता कि लेन किंगकियू मर जाए, और मैं भी नहीं मरना चाहता। मैं लेन किंगकियू के साथ रहना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि और लोग मरते हैं, जब तक मेरे आसपास के लोग नहीं मरते। बाकी बातें, चाहे मेरे तरीके कितने भी गंदे हों या मैं कितना भी घटिया हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जल्दी करनी होगी। कहानी का अगला मोड़। चंदू को जल्दबाजी का एहसास हुआ। कहानी पहले ही बदलने लगी थी और उसे सभी ज्ञात खतरों का जल्द से जल्द समाधान करना था, इससे पहले कि चीजें पूरी तरह से बेकाबू हो जाएं। वरना उसका परिवार, किंगकियू और वह खुद भी मर सकता था। बूढ़ा गांव गाड़ी चला रहा था और उसने रियरव्यू मिरर से चंदू को विचारों में डूबा हुआ देखा। उसे थोड़ी चिंता हुई। युवा स्वामी काफी बदल गए थे, परिपक्व और स्थिर हो गए थे, लेकिन न जाने क्यों बूढ़े गांव को लगा जैसे उनके युवा स्वामी अकेले ही कोई बहुत भारी बोझ उठा रहे हैं। एक पल सोचने के बाद उन्होंने चंदू के विचारों को बीच में ही रोकते हुए कहा, युवा स्वामी, हालांकि मैं स्वामी या महोदया नहीं हूँ और शायद मेरे लिए ये कहना उचित न हो, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। युवा गुरु, गु परिवार बहुत बड़ा है। आप कभी कभार परिवार की शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आखिरकार आप गु परिवार के युवा गुरु हैं। चंदू, जो होश में आ गया था, स्तब्ध रह गया। उसने ओल्ड गांव की ओर देखा और देखते ही वह मन मुस्कुराए बिना न रह सका। शुक्रिया ओल्ड गांव, आप सही कह रहे हैं। चंदू ने गहरी सांस ली, खुद को थोड़ा शांत किया और अपने व्याकुल मन पर लगाम लगाई। सही कहा, गु परिवार, मैं कैसे भूल सकता था। गु परिवार के पतन का सबसे बड़ा कारण वास्तव में ये था कि वे नायक ज़ियाओ लिन के नेतृत्व वाली सभी ताकतों से घिरे हुए थे, इसीलिए वे बर्बाद हो गए। लेकिन मत भूलना, गु परिवार के पास ओल्ड गांव एक ग्रैंडमास्टर अंगरक्षक है और उनके पीछे छिपी ताकत को स्वाभाविक रूप से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसके पास एक नया विचार था। अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया और चंदू ने अपने दिल से बहुत दबाव हटते हुए महसूस किया। जब संदेह हो, एक समर्थक खोजें। वह चेन यंगयन के घर नीचे पहुंचा। चंदू ने उसे एक संदेश भेजा और पल भर में एक खूबसूरत, अपने सामान्य रूप से अलग, नीचे उतरी। उसने कार का दरवाजा खोला और अपनी लंबी टांगों के साथ अंदर चढ़ गई। हालांकि उसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी, फिर भी वह उसकी वीरता को छिपा नहीं सकी। और अंदर आते ही उसने जो पहला काम किया वह ये था। चेन यंगयन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और माफी मांगते हुए कहा, चंदू, मुझे माफ करना। चंदू ने बूढ़े गांव को गाड़ी चलाने का इशारा किया, फिर हैरान होकर चेन यंगयन से पूछा, येनिन जी, तुम क्या कह रही हो?
मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? चेन यंगयन ने गहरी सांस ली, बूढ़े गांव की तरफ देखा और कुछ सोचने के बाद फिर भी बोली, जैसा तुमने कहा, जियाओ लिन का बैकग्राउंड वाकई बहुत मजबूत है। गाड़ी चला रहे बूढ़े गांव भावशून्य रहे, उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जियो लिन, चंदू ने आश्चर्य से कहा, ये नहीं जी, मतलब क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, जैसा तुमने सोचा था, जियो लिन को चीन के विशेष अभियान जांच विभाग नामक एक संगठन ले गया था। उसे उठाने वाले का नाम बाई जुन था। क्या तुम इस संगठन को जानते हो? चंदू, मुझे लगता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो? मेरे पिताजी मुझे एक शब्द भी नहीं बताएंगे। चेन यंगयन की आंखें गंभीर थीं, वह सचमुच इन अकथनीय बातों को समझना चाहती थी। चाहे वह जियोलिन की जमीन में घूसा मारने की ताकत हो या उस अजीब जांच विभाग की व्यवस्था, वह सब कुछ जानना चाहती थी। तो ऐसा कुछ फिर भी हुआ। चंदू ने आह भरी, फिर धीरे से बोलना शुरू किया, उसकी आंखें गंभीर थीं। ये नहीं जी, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में जादू है, तो क्या तुम यकीन करोगी? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन यंगयन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, फिर एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। अगर तुमने मुझसे आज से पहले पूछा होता, तो मैं यकीन नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। लेकिन कल रात जो हुआ वह बहुत ही अजीब था। मेरे पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो क्या जियाओ लिन एक जादूगर है? और ये संगठनात्मक विभाग जादूगरों पर लगाम लगाने के लिए होते हैं? चेन यंगयन की स्वीकृति से चंदू थोड़ा हैरान हुआ। उसने सिर हिलाया, तुम इसे ऐसे ही समझ सकते हो, लेकिन जियाओ लिन कोई जादूगर नहीं है, वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। एक मार्शल आर्टिस्ट का अस्तित्व आम लोगों से अलग होता है। वह न तो योद्धा होता है और न ही मार्शल आर्टिस्ट। एक मार्शल आर्टिस्ट होता है। एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट एक ही मुंह किसी पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता है। और जियाओ लिन की ताकत शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्टिस्टों में से एक है। क्योंकि मेरी पहचान खास है, इसलिए कई लोग मुझे मारना चाहते हैं। इसलिए मैं मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जानता हूँ। और जब मुझे पता चला कि जियाओ लिन भी एक मार्शल आर्टिस्ट है, तो मुझे पता चल गया कि वह मुझे मारना चाहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ लिन को वांग युलान से प्यार हो गया है, इसलिए वह उस पर कोई बुरा असर न पड़े, इसके लिए वह मुझे उसके सामने सीधे मारना नहीं चाहता था। अब उसे सचमुच ले जाया गया है। चंदू ने ये कहते हुए आह भरी, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट धर्मनिरपेक्ष दुनिया के कानूनों से बंधे नहीं होते, केवल मार्शल आर्टिस्ट विभाग ही उन्हें मंजूरी दे सकते हैं। यानी विशेष अभियान जांच विभाग, या यूं कहें कि प्राचीन मार्शल विभाग। ये सुनते ही चेन यंगयन को लगा कि उसके विश्व दृष्टिकोण को चुनौती दी जा रही है। चंदू को उसे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी, और उस रात जियाओ लिन के हाथ से निकलने वाली रोशनी के साथ चेन यंगयन ने पहले ही इस पर ज्यादातर यकीन कर लिया था। तो इस दुनिया में बहुत सी छिपी हुई चीजें हैं। चेन यंगयन ने मन ही मन बुदबुदाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने उसे पुलिस अधिकारी न बनने, बल्कि शिक्षिका बनने के लिए कहा था। उनका मकसद अब भी वही पुराना जुमला था जो वह हमेशा इस्तेमाल करते थे, ये बहुत खतरनाक है, वह बस एक लड़की है, उसे उसकी रक्षा करनी है, वगैरह। चंदू ने गहरी सोच में डूबी चेन यंगयन की ओर देखा और सहजता से पूछा, येनेन जी, अब तुम क्या करने वाली हो? क्या करोगी? चेन यंगयन ने एक पल सोचा और उसकी आंखों का भ्रम गायब हो गया। उसने चंदू को गंभीरता से देखा। मैं जियाओ लिन को पकड़कर जेल भेजना चाहती हूँ। कौन जाने उस तथाकथित बाई जून ने जो कहा था कि वह किसी को नहीं मारता, वह सच हो या नहीं। ये सुनकर चंदू थोड़ा मुस्कुराया। उसने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है येनेन जी, हम सहयोगी हैं। जियाओ लिन ने मेरे दोस्त को घायल किया और मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं उसे भी जरूर पकड़ना चाहता हूँ। चलो मिलकर काम करते हैं। चेन यंगयन ने चंदू की तरफ देखा, थोड़ा भावुक होते हुए। उसने उस नन्हे से बच्चे के इतने बड़े हो जाने की उम्मीद नहीं की थी। वह उससे ज्यादा जानता था। उसने चंदू से हाथ भी मिलाया। ठीक है, अगर कोई खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। ये कहते हुए उसने बूढ़े गांव की तरफ देखा। दादाजी गांव, मुझे वापस पुलिस स्टेशन ले चलो। एक समस्या जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रही थी, लगता है अब सुलझ जाएगी। चंदू ने सिर हिलाया। बूढ़े गांव, येनेन जी को पुलिस स्टेशन ले चलो। ठीक है। बूढ़े गांव ने सिर हिलाया। टीएस, उसे वाकई इसकी उम्मीद नहीं थी।
चेन गोपिंग हमेशा अपनी बेटी को प्राचीन मार्शल वर्ल्ड से दूर रखना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरा युवा गुरु उसे अंदर लाएगा। अब ये दिलचस्प होता जा रहा है। चेन यंगयन ने अपना हाथ हटा लिया, उसकी आंखों में उत्साह की झलक थी। अगर वह गलत नहीं थी तो क्यूशुई युआन समुदाय में उस विचित्र सीरियल मर्डर केस का जल्द ही समाधान हो जाएगा। चंदू ने उत्साहित चेन यंगयन को देखते हुए अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसने अपने होठों को मुस्कुराहट में मोड़ दिया। क्या क्यूशुई युआन प्लॉट भी जल्द ही आने वाला है? डॉट 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 लेंग परिवार अध्ययन। एक तितली लेंग किनक्यू की मेज पर बैठ गई। लेंग किनक्यू ने उसे पढ़ना थोड़ा रोक दिया और एक पल में थप्पड़ तितली धूल में बदल गई और खिड़की से बाहर तैर गई, और लेंग किनक्यू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। तो यह ऐसा ही है। नेदरवर्ल्ड पैलेस के हॉल मास्टर का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसलिए वह अगले उत्तराधिकारी की घोषणा करने के लिए परसों एक भोज का आयोजन करेंगे। चूंकि वे सब वैसे भी मरने वाले हैं, तो शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना? हाँ, उसका एक सबसे प्रिय दत्तक पुत्र भी है जिसका नाम लॉन्ग ज़ेतियान है। एक युवा शरीर की शक्ति का उपयोग उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर के विभिन्न कार्यों को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। एक कठपुतली का भी अपना अस्तित्व है। लगता है उसे भी परसों भोज में शामिल होना होगा। बेशक खुलेआम नहीं, बल्कि रात्रि संगठन के राजा के रूप में। परसों भोज जरूर जीवंत होगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं होगी कि परसों पाताल लोक के महल का हॉल मास्टर भी उसकी कठपुतली बन जाएगा। शाम जेआनगहाई हाई स्कूल के गेट पर बाई क्योंगलन उस लग्जरी कार में बैठी थी जो उसे लेने आई थी, और उसने लेंग लिंगर को अलविदा कहने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। ठीक है लिंगर जी, मैं अब चलती हूँ। ठीक है, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। लेंग लिंगर ने मुंह बनाया और हाथ हिलाकर उसे टाल दिया। साथ ही उसे थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। कितनी चिढ़ है, ज़ा युगू का आदमी आज इतना धीमा क्यों था? बाई क्योंगलन आज बहुत खुश लग रही थी। कार का शीशा ऊपर करके उसने ड्राइवर से कार स्टार्ट करने को कहा। अपनी अच्छी दोस्त को जाते देख पूरा स्कूल गेट धीरे धीरे सुनसान हो गया, बस वो ही बची। आहा, वे मुझे फिर भूल गए। लेंग लिंगर ने गुस्से में कंक्रीट की जमीन पर बार बार लात मारी। पिछली बार भी ऐसा ही था, इस बार भी वे उसे भूल गए। अगले ही पल एक लग्जरी कार लेंग लिंगर के पास आकर रुकी। क्लिक, पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसकी लेंग लिंगर ने उम्मीद नहीं की थी। चंदू अंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बैठा था। क्या हुआ? मेरे लिंगर को किसने धमकाया? लेंग लिंगर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तेजी से ठंडी सांस ली, एक भयंकर आभा के साथ चलकर कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये सब करने के बाद उसने चंदू को घूर कर देखा। तुम मुझे लेने यहाँ क्यों आए हो? मैं क्यों नहीं हो सकती? चंदू ने कंधे उचकाए, मुस्कुराते हुए पूछा, तुम नहीं चाहते कि मैं हूँ? हालांकि लेंग लिंगर को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। कौन चाहता है कि तुम मुझे लेने जाओ? मैंने पहले ही तुम्हारे अधीनस्थ को अपना छोटा भाई मान लिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझे लेने आए, वह घमंड से चिल्लाए। दूसरी ओर चंदू को अपनी अधीनस्थ द्वारा पहले दी गई रोती हुई रिपोर्ट याद आ गई। मास्टर, मिस लेंग लिंगर जोर दे रही है कि मैं उन्हें बड़ी बहन कहूँ, वरना वो मुझे मारेंगी, और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे लड़ सकूं। वह धीरे से हंसा। चूंकि ऐसा ही है, तो क्या मैं आपको कार से उतार दूं और अपनी अधीनस्थ को बुला लूं? जैसे ही लेंग लिंगर ने ये सुना, उसका सिर खड़खड़ाते ढोल की तरह हिल गया। रुको रुको रुको, खांसी। अगर तुम मुझे आज ले जाओ तो कोई बात नहीं, और अगर तुम मुझे आगे भी लेते रहो तो भी कोई बात नहीं। उसने सूखी खांसी जोर देकर कहा। गलतफहमी मत करो, बात बस इतनी है कि मैं तुम्हें ज्यादा जानती हूँ, ज़ा युगू। लेंग लिंगर ने ये कहते हुए सचमुच थोड़ी घबराई हुई थी। उसे डर था कि चंदू सचमुच उसकी बात सुनेगा, उसे बाहर जाने देगा, और फिर किसी और को उसे लेने के लिए बुलाएगा। चंदू ने बेबसी से अपना सिर रगड़ा, शिकायत करते हुए, कितना कपटी छोटा शैतान है। चंदू ने उसकी बनावटी गुस्से भरी निगाहों के सामने कहा, बूढ़े गौ, चलो वापस चलते हैं। जी युवा गुरु। चंदू ने अपना हाथ पहले ही हटा लिया था, जबकि लेंग लिंगर ने दोनों हाथों से अपना सिर ढांक लिया और बुदबुदाया, बदबूदार ज़ा युगू, मरी हुई ज़ा युगू, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के सिर को यूं ही छू लेने से उसकी लंबाई नहीं बढ़ती? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, क्या ऐसा है? चंदू ने कहा। उसकी नज़र जानबूझकर या अनजाने में खिड़की के बाहर एक खास दिशा में गई,
और बोला, लिंगर, हाल ही में तुम्हारा कैंपस जीवन कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि तुम्हारे कई अच्छे दोस्तों ने स्कूल बदल लिया है। क्या तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है? ये सुनते ही लिंगर की पहले से खुश आंखों में अचानक उदासी छा गई। उसने आह भरी और कुछ उदास होकर कहा, ज़ियाओवे और बाकी लोगों के माता पिता को केटीवी वाली घटना के बारे में पता चल गया और बहुत जोर देने पर उन्होंने स्कूल बदल लिया। मैं अकेली हूँ, पर कोई बात नहीं, मेरे साथ अभी भी क्योंगलैन है। ये नाम सुनकर चंदू ने खिड़की से नजरें हटा ली और सहजता से पूछा, बाई क्योंगलान? लिंगर चौंकी, फिर सिर हिलाया और थोड़ी झुंझलाहट के साथ बोली, हाँ, लेकिन ज़ायूगू, तुम्हें अच्छी तरह याद है। तुम असल में उसके जीजा तो नहीं बनना चाहते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो। ये सुनकर चंदू ने बेबसी से आह भरी, मैं तुम्हारी सोच की वाकई कद्र करता हूँ। मिस बाई के परिवार में उसके अलावा सिर्फ एक भाई है जिसका नाम बाई जुन है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसका जीजा बनूंगा? ये सुनकर लिंगर को पता चल गया कि उसने गलत बात कही है, लेकिन फिर भी उसने जिद करते हुए कहा, कौन कहता है कि यह मर्द पर मर्द नहीं हो सकता? अगर तुम्हारी ऐसी ही पसंद है तो क्या होगा? फुफकार, ये शैतान। चंदू ने गहरी सांस ली, फट। उसने लिंगर के दोनों गालों को चुटकी से दबाया, जिससे वह लगातार छटपटाती रही, मम्मा, बदबूदार ज़ायू, मुझे छोड़ दो। हालांकि चंदू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। लिंगर को दयालु भाव से देखते हुए कहा, बदबूदार शैतान, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारे जीजा का सौंदर्य और यौन रुझान दोनों ही बिल्कुल सामान्य हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, चंदू ने देखा कि लिंगर के गाल थोड़े लाल हो गए थे और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसकी तरफ देखे। बेबसी से चंदू ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने सिर हिलाया और बेरहमी से कहा, मैं तुम्हारे बेडसाइड टेबल में छिपे सारे रोमांस उपन्यास जब्त कर रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लिंगर, जो शर्म से सिर झुकाए चंदू की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, ये सुनकर तुरंत दुखी हो गई। मैं कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के बाद तुम्हें ये लौटा दूंगी। चंदू का चेहरा भावहीन था। राक्षस, हे, जो अपने देवर को समलैंगिक कहती है, उसे ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लिंगर ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली, मानो जिंदगी ने सारी उम्मीदें खो दी हों। और चंदू को थोड़ा सिरदर्द हुआ। एक परेशान करने वाली भाभी का होना वाकई एक परेशानी वाली बात थी। लेकिन फिर मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मुख्य किरदारों में से एक लिंगर को इतना पसंद करेगा। ये लगभग एक विकृत व्यक्ति जैसा है ना? हर दिन एक खास जगह छिपकर लिंगर को देखना, जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह वाकई लगातार बना रहता है। चंदू ने मुंह बनाया, मेइजू, तुम्हें अपने भाई को अच्छी तरह से देखना चाहिए, वैसे भी तुम उसे बाद में नहीं देख पाओगी। छोड़ो इसे, मैं इसके बारे में अब और नहीं सोचूंगा। मुझे आज रात क्या खाना है, इस पर विचार करना चाहिए। एक पल बाद ऐसा लगा जैसे उसे कुछ सूझा हो और उसके मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए। उसकी याददाश्त में किमकियो को मीठा ज्यादा पसंद था। आखिरकार एक दृश्य तो बताया गया था जहां वो कॉफी पीते हुए बेतहाशा चीनी मिला देती थी। दूसरी तरफ एक दीवार के कोने के नीचे डेनफेन खड़ा था, जाती हुई लग्जरी कार को गौर से देख रहा था। हर रोज स्कूल के बाद वह वहीं खड़ा होकर लिंगर को घर जाते देखता था। पहले हमेशा उस आदमी के माथत ही लिंगर को लेने आते थे, इसलिए वह दिल से बहुत खुश और निश्चिंत महसूस करता था। लिंगर को इस तरह देखना उसके लिए पहले से ही एक खूबसूरत बात थी। लेकिन आज डेनफेन के दिल में अनिच्छा और निराशा की लहर दौड़ गई। लिंगर का बॉयफ्रेंड लिंगर को लेने आया था। डेनफेन की आंखें उदासी और निराशा से भरी थीं। उसने एक पल सोचा और स्कूल के गेट की तरफ चल दिया। उसने इधर उधर देखा, फिर नीचे उकड़ूं बैठ गया और जमीन पर बिखरे कंकड़ पत्थरों को एक एक करके उठाने लगा। वह बुदबुदाया, इस तरह रत होकर खाकर कंकड़ों पर नहीं गिरेगा। दूर से चश्मा पहने एक आदमी ने उसके बगल में खड़े एक छोटे कद के बूढ़े से पूछा, संप्रदाय गुरु, आप क्या सोचते हैं? बूढ़ा चुप रहा। उसकी धुंधली आंखों में संतुष्टि का भाव दिखा जब उसने डेनफेन की ओर देखा। कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का इतना ख्याल रखता है, खुद को समर्पित करने को तैयार है। हमारे जुवानवु द्वार के उद्देश्य के बिल्कुल अनुरूप। इस बच्चे को जुवानवु द्वार की साधना तकनीक का अभ्यास करने देने से जुवानवु द्वार की महिमा निश्चित रूप से बहाल होगी। जाओ उससे बात करो। उसके भीतर एक शुद्ध जुवानवु शक्ति है। बहुत संभव है कि वह भविष्यवाणी में बताए गए उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हो जो दुनिया को बचाएगा। हाँ, संप्रदाय गुरु,
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चश्मे वाले व्यक्ति ने लोगों के एक समूह को डैंग फैंग की ओर आते देखा। ये वांग जिलिन और बाकी लोग थे। चश्माधारी आदमी चौंक गया और उन्हें रोकने ही वाला था, लेकिन बूढ़े ने सिर हिलाकर उदासीनता से कहा, जरा रुको, उन्हें मत रोको। उद्धरण चिन्ह। हाँ, संप्रदाय गुरु। चश्माधारी आदमी एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी उसने देखने का फैसला किया। वह लेंग परिवार के पास लौट आए। बहन, मैं वापस आ गई हूँ। आज सा युगु मुझे लेने आया था। जैसे ही लेंग लिंगर कार से बाहर निकली, वह जोर से चिल्लाते हुए भागी। ऊपर अध्ययन कक्ष में लेंग किनक्यू ने नीचे लेंग लिंगर की चीखें सुनी और वह हल्के से मुस्कुराए। तो आज चंदू ही था जिसने लिंगर को उठाया था। ये काफी दुर्लभ है। समय गिनते हुए, जल्द ही रात का खाना होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि आज रात हम क्या खाएंगे। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रही हूँ। यदि संभव हो तो मैं कुछ डिम सम खाना चाहूंगी। इतना सोचने से मुझे कुछ चीनी की पूर्ति करने का मन कर रहा है। ओह नहीं नहीं, उसने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को वापस खींच लिया। लेंग किनक्यू ने पाया कि उसके विचार फिर से बहुत दूर चले। चंदू के आने के बाद से वह लगातार अपने विचारों में उसके द्वारा व्यवधान महसूस कर रही थी। ये वास्तव में उसकी बदला लेने की योजना को प्रभावित कर रहा था। लेंग किनक्यू को लगा कि उसके दिल में चंदू का महत्व कम करना जरूरी है। वह उसे बदला लेने के अपने आंतरिक संकल्प पर हावी नहीं होने दे सकती थी। बेशक लेंग किनक्यू को इस बात का पूरा भरोसा था। अगर इसे 1000 भागों में विभाजित किया जाता तो वह मानती कि चंदू उसके दिल के केवल एक भाग पर कब्जा करता, बाकी 9 भाग बदला लेने के बारे में होते। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेंग किनक्यू ने एक गहरी सांस ली और परसों की योजना पर विचार करती रही। जांच के अनुसार नेदरवर्ल्ड पैलेस का यानजिंग समूह जियांगहाई में एक विशाल उद्यम है और यान हुआन का बहुत सम्मान किया जाता है। संभवतः जियांगहाई के सबसे प्रभावशाली परिवारों को भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उनमें गू परिवार निश्चित रूप से शामिल होगा। लेंग किनक्यू ने ये सोचा, एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपना सिर हिला दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कई परिदृश्यों पर विचार किया था। अगर चंदू भोज में गया भी तो भी वह जो करने का इरादा रखता था उसे रोक नहीं सकता था। जुन जिलान ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके पहले ही स्पष्ट रूप से पता लगा लिया था कि परसों भोज स्थल पर 1 दर्जन से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी पहरा देंगे और यान हुआन के साथ उसके प्रशिक्षित मृत्यु योद्धाओं के साथ साथ उसके कई दत्तक पुत्र भी उसकी रक्षा करेंगे। बेशक प्रारंभिक अवस्था की सहज साधना वाले दत्तक पुत्र लॉन्ग ज़ेतियान के अलावा बाकी सभी के पास केवल क्यूई संघनन क्षेत्र का साधना क्षेत्र था। पुनश्च क्यूई संघनन क्षेत्र द्वितीय श्रेणी मार्शल आर्टिस्ट, प्रथम श्रेणी मार्शल आर्टिस्ट, अर्जित, सहज, ग्रैंडमास्टर, महान ग्रैंडमास्टर, मृत्यु योद्धाओं की साधना ऊंची होनी चाहिए। लेकिन लेंग किनक्यू ने अनुमान लगाया, या यूं कहे कि उसे यकीन था कि यह प्रारंभिक चरण के ग्रैंडमास्टर से ज्यादा नहीं होगी। और उसकी वर्तमान टीम में 9 लोग थे, जिनमें से प्रत्येक की साधना और क्षमताएं अलग अलग थीं। लेंग किनक्यू के मन में पहले से ही इस प्रक्रिया का एक सामान्य विचार था। इसके बाद उसे बस अपने लोगों को गुप्त रूप से भोजस्थल में प्रवेश कराना था। यह एक बहुत ही आसान मामला था। उन्हें बस इस बात का ध्यान रखना था कि गू परिवार के किसी भी सदस्य की जगह न ले ली जाए। सब कुछ निपटाने के बाद लेंग किनक्यू ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें विशेष रून हल्के से चमक उठे। हालांकि मेरे पास स्वयं कोई साधना नहीं है, फिर भी मैं कुछ ऐसी क्षमताओं का उपयोग कर सकती हूँ जो स्वाभाविक रूप से मेरी हैं। पाताल लोक का महल, हे, तुम्हें मेरी शक्ति का हिस्सा बनने दो। लेंग किनक्यू एक गहरी हंसी निकालने ही वाली थी कि अगले ही पल क्रैक, किनक्यू, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही दरवाजा जोर से खोला गया, एक आवाज गूंजी जिससे लेंग किनक्यू का शरीर कांप उठा। लेंग किनक्यू ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर अस्वाभाविक रूप से पढ़ने और अध्ययन करने का नाटक किया। चंदू अजीब तरह से लेंग किनक्यू के पास गया और उसके गाल पर हाथ फेरा। किनक्यू, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा शरीर थोड़ा कांप रहा था। लेंग किनक्यू नाराज हो गई, ये सोचकर कि अगली बार उसे दरवाजा बंद करना होगा। फिर हत्या के इरादे से भरे चेहरे के साथ वह चंदू की ओर मुड़ी और दांत पीसते हुए बोली, अगली बार जब तुम अंदर आओ तो क्या तुम दस्तक दे सकते हो? और अब मेरे चेहरे पर मत तानना। हे किनक्यू, अगर तुम एक अनुरोध करोगी तो मैं स्वाभाविक रूप से मान जाऊंगा। चंदू लेंग किनक्यू के पास गया और उसके हाथ की चीजें मेज पर रख दी। फिर वह मुस्कुराया, मेइजू को सुरक्षित वापस भेज दिया गया है,
किंग आप अपने अच्छे दोस्त के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। जैसा कि उसने कहा, चंदू ने खुद को फिर से लेन किंग से चिपका लिया। हे, मेइज़ू एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट है। उसके बारे में चिंता करने के बजाय आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। लेकिन मुझे मेइज़ू की क्यूई का एहसास क्यों नहीं हुआ? और ठीक है, क्योंकि मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर चंदू लेन परिवार में लौट आया तो अब और पहरा देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेन किंग ने अब इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय शर्म और झुंझलाहट के भाव के साथ उसने चंदू को धक्का देने की कोशिश की, जो उससे चिपके रहे। क्या तुम थोड़ा दूर हो सकते हो? मेरे पढ़ने में खलल मत डालो। चंदू जाहिर है अनिच्छुक था। ये शुद्ध प्रेम ऊर्जा को अवशोषित करने का एक शानदार अवसर था। तो उसने बड़ी सफाई से कहा, किंग तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस तुम्हारा सहारा ले रहा हूँ। मैं न कुछ बोल रहा हूँ न कुछ कर रहा हूँ। इससे तुम्हारे पढ़ने में क्या खलल पड़ रहा है? ये कहते हुए चंदू ने कहा, चिपचिपे टॉफी के टुकड़े की तरह। लेन किंग को यहाँ वहाँ छुआ और लेन किंग की ब्रेल किताबों को पलटा। इससे लेन किंग के चेहरे पर धीरे धीरे दयालुता आ गई। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। नहीं, मुझे सहना होगा, मुझे सहना होगा। किंग तुम्हारे कंधे थोड़े अकड़ गए हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा अच्छा पति तुम्हें एक और मालिश दे? लेन किंग, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाना। तुम भविष्य में अपना बदला कैसे लोगे? क्यों कुछ तो बोलो। अरे, तुमने किस ब्रांड का शैम्पू इस्तेमाल किया? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं कश ले रहा हूँ। हफ। तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम रात के राजा हो। किंग, तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला लग रहा है। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मेरे पैर शांत हो गए। आहा, मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। लेन किंग एक थप्पड़ मारकर खड़ी हुई, फिर चंदू को ठीक से देखा और कसकर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने उसे आगे पीछे हिलाया। कमीने, क्या तुम इतने आलसी हो? तुम बहुत बोलते हो। मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। लेन किंग को समझ नहीं आया कि वह चंदू के सामने कभी शांत क्यों नहीं रह पाती थी। ये देखकर चंदू और भी खुशी से मुस्कुराया और हिलते हुए बीच बीच में बोला, किंग रुको, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खरीदा है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लेन किंग के मुंह में धीरे से एक प्रश्न चिन्ह बन गया। उसने उसे छोड़ दिया, अपनी बाहें पार की और ठंडी सांस ली। तुमने खाने के लिए क्या खरीदा है? मैं तुम्हें अभी बता दूं, मैं कभी बाहर से उच्च कैलोरी वाला खाना नहीं खाती। चिंता मत करो, यह उच्च कैलोरी वाला नहीं है, बस उच्च चीनी वाला है। चंदू ने रास्ते में खरीदे गए क्रीम पफ निकालते हुए कहा। उसने एक निकाला और कहा, क्रीम पफ चाहिए किंग। कहा जाता है कि ये दुकान एक दिन में केवल 100 क्रीम पफ बेचती है और एक बार आज ये बिक गए तो बस। क्रीम पफ, क्रीम से भरा वो नर्म मीठा क्रीम पफ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद थे। गल्प। लेन किंग ने अपनी लार को अंदर ही अंदर निगल लिया, लेकिन ऊपर से वह अभी भी व्यंग्य कर रही थी। क्या तुम नहीं समझी कि मेरा क्या मतलब था? लेन परिवार के सदस्य के रूप में मैं बहुत सख्त और अनुशासित हूँ। मम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लेन किंग को लगा कि उसके मुंह में एक बड़ी मुलायम चीज ठूंस दी गई है। उसका मुंह अचानक बंद हो गया। चंदू ने इसे भरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मुझे लगता है कि किंग तुम्हें ये स्वाद पसंद आना चाहिए। कौन किसे ये पसंद आएगा? लेन किंग ने मन ही मन शर्म से कोसा, लेकिन उसकी स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करने वाले स्वादिष्ट स्वाद ने उसके चेहरे पर फिर भी एक बेहद खुशी के भाव ला दिए। आह, ये स्वाद लाजवाब है। बस एक पल में क्रीम पफ खत्म हो गया। लेन किंग ने अपने होंठ चाटे, अभी भी और चाहती थी। कैसा था? चंदू ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब बस इतना ही। मुझे सच में मिठाई पसंद नहीं है। आखिरकार वे आपको मोटा बनाती हैं। लेन किंग ने अस्वाभाविक रूप से कहा। क्या ऐसा है? मुझे सच में लगा था कि यह स्वादिष्ट होगा। उसने कुछ अजीब तरीके से कहा, एक निकालते हुए, इसे खुद चखने की तैयारी करते हुए। परिणाम थप्पड़। लेन किंग ने आवाज सुनी और सटीकता से इसे छीन लिया। चंदू की स्तब्ध निगाहों के नीचे लेन किंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि यह तुम्हें मोटा बनाता है। चंदू, क्या तुम व्यायाम नहीं कर रहे हो? तुम इस तरह की चीज नहीं खा सकते। ये कहते हुए, जैसे कि चंदू द्वारा उसे इस तरह देखने पर शर्मिंदा महसूस कर रही हो। गल्प। चंदू ने लेन किंग को ऐसे देखा
और उसने खाली भाव से सिर हिलाया। उसे तो याद भी नहीं था कि वह कैसे चला गया। आह, कितना प्यारा! किंग-क्यू के होठों पर अभी भी क्रीम लगी हुई है। ओह, ठीक है। चंदू ने फिर से दरवाजा खोला और उत्साहित, उम्मीद भरी नजर से पूछा, किंग-क्यू, तुम्हारे होठों पर क्रीम लगी है? मैं तुम्हें चाटने में मदद कर सकता हूँ। भागो। आह, ये वास्तव में काम नहीं किया। हुँ। चंदू निराश भाव से चला गया। अध्ययन कक्ष के अंदर लेन किंग-क्यू शर्म और झुंझलाहट से हौंफने लगा। ये बदमाश, कितना बेशर्म! वह ऐसा कैसे कह सकता है? वह शांत हुई, फिर अपने मुंह के कोने से क्रीम पोंछने के लिए उंगली बढ़ाई। अपनी उंगली पर क्रीम महसूस करते हुए, मेरे लिए इसे चाटो। लेन किंग-क्यू का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। बेवकूफ, उसे ऐसा करने देना असंभव है। सोच में भी बहुत विकृत, लेकिन इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेन किंग-क्यू ने अपनी उंगलियों से क्रीम मुंह में डाली। उसके चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान आ गई। हे, अभी तो बहुत कुछ है, मैं जी भरकर खा सकती हूँ। अरे हाँ, अभी मैं कहाँ थी? कोई बात नहीं, खाना खत्म करने के बाद मैं काम करूंगी। जियांगहाई हाई स्कूल, क्यों? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मैंने क्या गलत किया? डैंग फैंग की आंखें कुछ खोई हुई और निराश थी, क्योंकि वह कंक्रीट की जमीन पर बुरी तरह से पड़ा था। उसका चेहरा घायल था और उसका शरीर दर्द कर रहा था। अभी अभी उसे वांग जिलिन और अन्य लोगों ने घेर लिया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे अचानक क्यों पीटा गया। ये बहुत अचानक हुआ। उनमें से एक समूह दौड़ा दौड़ा आया और उसे सबक सिखाया। उन्होंने उसे चेतावनी भी दी कि वह लेंग लिंगर के साथ कुछ भी करने के बारे में न सोचे। क्यों? मैंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया, मैं बस यहाँ मिस लेंग लिंगर को देख रहा था। क्या इसकी भी अनुमति नहीं है? क्या आपको मुझसे सब कुछ छीनना होगा? डैंग फैंग की दृष्टि फिर से धुंधली हो गई और वह रो पड़ा। छाया में मेइजू ने जमीन पर पड़े कमजोर लड़के को देखा। उसकी आंखों में भारी तिरस्कार भरा था। उसने पहले सोचा था कि वह व्यक्ति जो कोने में छिपकर लेंग लिंगर को देख रहा था, कोई छिपा हुआ हत्यारा था जो मौके की तलाश में था। पता चला कि वह तो बस एक चापलूस था जो उसे यहाँ इंतजार करवा रहा था, अपना असली चेहरा देखना चाहता था। बहरहाल, मेइजू की नज़र डेंग फैंग से थोड़ी दूर एक पेड़ पर पड़ी। उसकी आंखों में कुछ उलझन थी। जुवानवू गेट के लोग, वे यहाँ क्यों हैं? उनका उस लड़के से क्या रिश्ता है? अगले ही पल जुवानवू गेट का एक बुजुर्ग और एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया। डेंग फैंग ने हलचल महसूस की और सोचा कि वांग जिलिन और बाकी लोग उसे फिर से मारने आए हैं, इसलिए वह तुरंत डरकर एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। लेकिन तभी उसने सुना, बच्चे, क्या तुम उन लोगों की रक्षा करना चाहते हो जिनकी तुम परवाह करते हो? एक दयालु आवाज डेंग फैंग के कानों में पड़ी। डेंग फैंग स्तब्ध रह गया। उसने आंखें खोली और देखा कि उसके बगल में दो लोग खड़े हैं। उसने उनमें से एक को पहचान भी लिया। वह दूसरी कक्षा का भौतिकी का शिक्षक था। तुम कौन हो? डेंग फैंग थोड़ा डरा हुआ था। डरो मत बच्चे, बस इतना बताओ, क्या तुम उन लोगों की रक्षा करना चाहते हो जिन्हें तुम प्यार करते हो? बुजुर्ग ने विनम्रता से अपना हाथ बढ़ाया। डेंग फैंग ने उसे दिए गए हाथ को एकटक देखा। रक्षा करो, उन लोगों की रक्षा करो जिन्हें वह प्यार करता है। लेंग लिंगर की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। उसे बचाने और उसकी मदद करने के उसके कार्यों ने उसे तुरंत उससे प्यार हो गया। लेकिन वह बहुत कमजोर था, इतना कमजोर कि लेंग लिंगर से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैं रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे रक्षा करूँ? मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। डेंग फैंग भावुक होकर रो पड़ा। कोई बात नहीं, मेरा हाथ थाम लो बच्चे, हम तुम्हें और मजबूत बनने में मदद करेंगे। आपको दूसरों की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त हो। ये सुनकर बुजुर्ग और भी खुशी से मुस्कुराए और उन्होंने विनम्रता से कहा। छाया में मेइजू की आंखें हत्या के इरादे से भर गई जैसे वह देख रही थी। तो ये बात है, ये लड़का जुवानवू गेट द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि चंदू ने मुझे मिस लेंग लिंग की रक्षा करने के लिए आने के लिए कहा। उसे इस बारे में बहुत पहले पता चल गया होगा। नहीं, मुझे अपने मालिक को इसकी सूचना देनी चाहिए। उस विचार के साथ मेइजू का आंकड़ा जल्दी से गायब हो गया और उसने डेंग फैंग को अपनी हत्या की सूची में जोड़ दिया। ... लेंग परिवार, खाने की मेज पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। लेंग लिंग ने घबराहट में चावल अपने मुंह में डाल लिया। उसके गाल भोजन से फूल गए थे और उसने चंदू को देखने की हिम्मत नहीं की। वो वाह, जीजा कितना डरावना है, कोई देख सकता था।
चंदू ने लेन किनकियू को दयालुता से देखा, जो उसकी निगाहों से बच रहा था। उसने उसके थोड़े उभरे हुए पेट के निचले हिस्से को प्यार से देखा और कहा, तो तुमने वो सारे क्रीम पफ खा लिए? लेन किनकियू को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया और तर्क दिया, नहीं, मैंने उन्हें पूरा नहीं खाया। क्या ऐसा है? चंदू का स्वर थोड़ा ऊपर उठा, फिर वह आगे बढ़ा और सीधे लेन किनकियू के थोड़े उभरे हुए पेट के निचले हिस्से पर हाथ रखकर उसे जोर से मसल दिया। यह क्या है? यहाँ अंदर क्या है? उफ, नहीं, इतना जोर मत दो। लेन किनकियू का शरीर अकड़ गया। उसने चंदू का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। क्या ऐसा है? अगर तुम्हें पता था कि यह असहज होगा तो तुमने सब खा क्यों लिया? अब तुम रात का खाना भी नहीं खा सकती। मुझे तुम्हारे लिए यह नहीं खरीदना चाहिए था। चंदू ने दबाव डाला और धमकी दी, जल्दी बताओ, क्या तुमने सब खा लिया? दबाव से लेन किनकियू पूरी तरह से कमजोर महसूस कर रही थी। ज्यादा खा लेने की वजह से उसे बेचैनी और मिचली दोनों महसूस हो रही थी। चंदू को जाने देने के लिए, लेकिन चंदू से इस तरह की बातें सुनना अपनी गरिमा के लिए भी कमजोर महसूस करते हुए उसने एक सूखी हंसी हंसी। ऐसा नहीं है कि मैंने सब खा लिया, बस गलती से खत्म हो गया। क्या कोई फर्क है? चंदू का मुंह फड़क उठा। उसने अपना हाथ छोड़ दिया और आखिरकार उसके चेहरे के भाव थोड़े नर्म हुए। लेन किनकियू राहत की सांस ले पाती, इससे पहले ही उसने चंदू को ठंडे स्वर में कहते सुना, मैं अब तुम्हारे लिए मिठाई नहीं खरीदूंगा। लेन किनकियू स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे का भाव शून्य हो गया। नहीं, वह अब मेरे लिए मिठाई नहीं खरीदेगा। इसका मतलब है कि मैं फिर कभी मिठाई नहीं खाऊंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। लेंग लिंगर ने अपनी बहन के भाव शून्य भाव को दया से देखा। इतना डरावना देवर, जो उसकी बहन को डांट भी सकता था। उसने गले में कुछ अटका लिया, फिर हंसी, बहन? जीजाजी, मेरी बहन पहले से ही जानती है कि वह गलत थी, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लेंग लिंग ने चंदू की ठंडी निगाहें देखी, जिससे वह डरकर चीख पड़ी और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। बिना कुछ बोले चावल फावड़े से तोड़ने लगी। लेन किनकियू की तरफ से उसे बेहद शर्म, आक्रोश और शिकायत महसूस हुई। वह स्पष्ट रूप से लेंग परिवार की असली पर्दे के पीछे की नियंत्रक और रात्रि संगठन की राजा थी, तो उसे यहाँ चंदू से उपदेश क्यों सुनने पड़े? धिक्कार है। और अपनी छोटी बहन के सामने, क्या उसे नहीं पता कि इससे मेरी कितनी बदनामी होती है? लेन किनकियू के कुछ उदास भाव देखकर चंदू को भी थोड़ी दया आ गई। वह बेबस होकर आह भरता हुआ लेन किनकियू के पास बैठ गया और दिव्य पद मालिश तकनीक से लेन किनकियू के पेट की धीरे से मालिश की। उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। चंदू ने गंभीरता से कहा, किनकियू, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम ज्यादा खाकर बीमार पड़ गई तो क्या होगा? मेरा मूल इरादा था कि तुम पड़ते हुए खाना खाओ, लेकिन कौन जानता था कि तुम एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दोगी। ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगी। अभी तुम्हारे पेट में बहुत बेचैनी हो रही होगी, है ना? क्योंकि तुमने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है, और अचानक एक साथ इतना कुछ खाने से तुम्हारा पाचन तंत्र जरूर खराब हो जाएगा। लेन किनकियू चुप रही। वह सचमुच थोड़ी असहज थी। चंदू की आवाज सुनकर, जो फिर से धीमी हो गई थी, उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। वह उस एहसास का वर्णन नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे हमेशा एक गर्माहट महसूस होती थी। ये बात कहते हुए क्या चंदू को भी गुस्सा आ गया? उसने शुरू में सोचा था कि वह हमेशा उसके प्रति नर्म और गर्मजोशी से पेश आएगा, लेकिन उसने सचमुच उसे कोई इज्जत नहीं दी। कितना परेशान करने वाला। ये देखकर कि चंदू अब नाराज नहीं था, वह अपने सामान्य व्यवहार में लौट आए, गर्व से भरी खींच के साथ। मैं अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये लड़की, चंदू हंसे बिना नहीं रह सका। दोनों बहनें वाकई एक जैसी थीं, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह की किनकियू है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, लेकिन मैं अब सचमुच मिठाई नहीं खरीदूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सच में नहीं खरीदूंगी, सच में नहीं खरीदूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेन किनकियू ने चंदू का हाथ झटक दिया जो उसके पेट पर मालिश कर रहा था, फिर चुप रही, इसे एक मौन विरोध के रूप में इस्तेमाल करते हुए। चंदू खिलखिलाकर हंसा और उसे फिर से मालिश की। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, लेकिन भविष्य में हमें इसकी मात्रा कम करनी होगी। हफ्ते में एक बार ठीक है, वरना किनकियू तुम भी मोटे हो जाओगे। जब लेन किनकियू ने ये सुना, तो हालांकि वह खुश थी कि चंदू समझदार है,
लेकिन उसके वाक्य के दूसरे हिस्से ने उसे बहुत दुखी कर दिया। मोटा हो जाना से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने असंतुष्ट होकर कहा, अगर मैं मोटी हो गई तो तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। लेकिन क्यू को पता नहीं क्यों अनजाने में उसके मुंह से यह वाक्य निकल गया और एक पल के लिए वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस करने लगी। अरे नहीं, यह यूं ही निकल गया, और वो भी मेरी बहन के सामने। चंदू ने ये सुना और वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ किंग क्यू, चाहे तुम मोटी हो जाओ, बीमार हो जाओ, पतली हो जाओ या कुछ और, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगा। या यूं कहें, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। धप धप, लेकिन क्यू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उसके पेट में तितलियां उड़ने का यही मतलब था? तुम पहले साफ तौर पर यंग मिस श्रीलेखा की चाटुकार थी, लेकिन अब तुम बहुत घमंड से बोलती हो। लेकिन क्यू ने शर्मीली लेकिन धमकी भरी मुस्कान बिखेरी, क्या तुमने ये बातें श्रीलेखा से भी कही थी? चंदू का चेहरा एक पल के लिए तमतमा गया। कैसे? श्रीलेखा इसमें कैसे घसीट ली गई? हे, तुम्हें अपराधबोध हो रहा है। हिस, मैंने सच में ऐसा नहीं कहा, मैंने तो बस तुमसे ये शब्द कहे थे किंग क्यू। हे, यकीन मानो, चंदू की घबराहट महसूस करते हुए लेकिन क्यू का मूड काफी सुधर गया। बहुत अच्छा, ये लिस्ट सही है, लेकिन मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, क्या वह मुझे पसंद करेगा? लेकिन क्यू का मूड थोड़ा उलझा हुआ था। क्या वह मुझे पसंद करेगा, भले ही वह जानता हो कि मैं पर्दे के पीछे क्या करती हूँ? क्या वह मुझे पसंद करेगा, भले ही वह जानता हो कि मैं कैसे साधना करती हूँ? क्या तुम मुझे पसंद करोगे, भले ही मेरे हाथ खून से रंग जाएं? लेकिन क्यू अनिश्चित थी और वह कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि उसका असली चेहरा जानने के बाद चंदू किस तरह का भाव दिखाएगा। क्या इसकी वजह यही होगी? न जाने क्यों, लेकिन क्यू जब भी उस दृश्य के बारे में सोचती, उसके दिल में एक गहरा दर्द होता। लिंगर ने उन दो चंचल स्नेही लोगों को देखा और उसकी आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई। ओह, मेरी बहन और जीजाजी के बीच की गर्मजोशी भरी बातचीत वाकई कितनी आनंददायक है। खांसी, जाहिर है बात यह है कि जीजाजी फिर से नाराज न हो, ये बहुत डरावना है। वैसे जीजाजी ने मेरे रोमांस उपन्यासों का जिक्र तक नहीं किया। क्या इसका मतलब यह है कि यह मामला खत्म हो गया है? हे, हालांकि उन्होंने कहा था कि वे उन्हें जब्त कर लेंगे, लेकिन असल में वे मुझे डरा रहे थे, है ना? कितने विरोधाभासी जीजाजी हैं। टिल्ड अगले ही पल ऐसा लगा जैसे लिंगर के विचार सुन लिए गए हों। चंदू ने कहा, वैसे किंग क्यू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है और लिंगर के बेडसाइड टेबल पर रखे हुए रोमांस उपन्यास उसकी पढ़ाई में बहुत बाधा डाल रहे हैं। तो मैं अभी के लिए उन्हें जब्त करने और उसकी परीक्षाओं के बाद उसे लौटाने की योजना बना रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? लेकिन क्यू को होश आया। ये सुनकर वह थोड़ी उलझन में थी। रोमांस उपन्यास, उसने विनम्रता से पीले कांपते हुए लिंगर का सामना किया। लिंगर, कौन से रोमांस उपन्यास? मैंने तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं सुना? लिंगर ने चंदू की शैतानी मुस्कान देखी और महसूस किया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है। सब खत्म। जीजाजी, आपके मन में बहुत सारी शिकायतें हैं। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा तक अभी भी कई महीने हैं। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो? आह! बस बर्तन साफ करने के बाद चंदू चला गया। वापस जाते समय उसकी आंखों में भी मुस्कान आ गई। ऐसा जीवन काफी दिलचस्प है। वह परसों पाताल लोक महल में आयोजित भोज में शामिल होने वाला था। उसके अनुमान के अनुसार जियांगहाई शहर के अधिकांश परिवारों के प्रतिनिधि शायद वहां जाएंगे। सुरक्षाकर्मी पूरी तरह तैयार होंगे। उसे ऐसी कहानी तो नहीं मिलेगी जो सिर्फ उपन्यासों में ही दिखाई देती है ना? नायक शांत व्यवहार और थप्पड़ मारने का नाटक कर रहा है। चंदू के मन में एक हल्की सी खुशी का एहसास हुआ। हालांकि कहानी के अनुसार यह उनके जैसे खलनायक होने चाहिए, जिन्हें कुछ भी पता नहीं और जो नायक पर ताने कसते हुए हमले करते हैं। फिर नायक अपनी ताकत का परिचय देता है और खलनायक अमीर दूसरी पीढ़ी की बुरी तरह पिटाई करता है। टिल्ड मैं सचमुच ऐसा दृश्य अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शेन परिवार। श्रीलेखा कपड़ों से भरी अलमारी के सामने सोच में पड़ गई। मैं परसों यान जिंग समूह द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने जा रही हूँ। मुझे कौन सी पोशाक पहननी चाहिए? वह थोड़ी घबराई हुई और उत्साहित थी। यह एक अवसर था। हालांकि शेन परिवार की दवा कंपनी सामान्य रूप से काम करने लगी थी।
लेकिन चंदू के कार्यों के कारण बड़ी संख्या में साझेदार और बाजार की विश्वसनीयता खो गई थी। और परसों यानजिंग समूह द्वारा आयोजित भोज उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। आखिरकार भोज में शामिल होने वाले लोग निश्चित रूप से अमीर या कुलीन होंगे। कंपनी को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए उसे निश्चित रूप से वहां नए साझेदार खोजने थे। लेकिन श्रीलेखा की आंखों में झिझक का एक संकेत दिखाई दिया। क्या चंदू भी जाएगा? एक पल सोचने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, अगर चंदू चला भी जाए तो कोई बात नहीं। वैसे भी अब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इस समय बस टिल्डा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। श्रीलेखा ने इसे निकाला और देखा। श्री शेन, क्या आप सो रहे हैं? चंदू ने उसे पहले जो शराब दी थी उससे वह नशे में धुत हो गई थी और एक पल की उलझन में उसने जियाउलिन से उसे कंपनी वापस भेजवा दिया और उसे एक फोन भी दिया और उसे अपना दोस्त भी बना लिया। नतीजतन उसे लगा कि चंदू के मन में उसके लिए कुछ भावनाएं हैं और वह उसे मैसेज भेजता रहा। उसने सोचा भी नहीं, वह सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड से कैसे प्यार कर सकती है। बहरहाल श्रीलेखा एक पल के लिए सोचा, जियोलिन की ताकत खराब नहीं थी। बेहतर होगा कि परसों भोज में उसे अपना निजी अंगरक्षक बना लिया जाए ताकि उन लोगों से परेशानी से बचा जा सके जो बेहतर नहीं जानते और उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हैं। उसे बस एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विचार के साथ श्रीलेखा ने जियोलिन के साथ बातचीत शुरू कर दी। एक किराए के कमरे में जियोलिन लकड़ी के बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपना फोन पकड़े हुए चेक विंडो को उत्सुकता से देख रहा था। अगले ही पल नींद नहीं आ रही है। श्रीलेखा का संदेश देखकर जियोलिन उत्साह से कांप उठा। श्रीलेखा ने जवाब दिया और वह सोई नहीं थी। क्या वह मुझे पसंद करती है? उसने तुरंत उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। बाय परिवार, धमाका, क्योंग लैन, यहाँ से निकल जाओ, इतनी जिद्दी मत बनो, तुम्हें जियोलिन से मिलना ही होगा, भले ही तुम न चाहती हो। बाई क्योंगलिन के कमरे के बाहर उसके पिता बाई त्यानगान जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। ये बच्ची छोटी उम्र में बहुत आज्ञाकारी थी, बड़ी होकर इतनी अवज्ञाकारी कैसे हो गई? क्या ये कोई विद्रोही दौर है या स्कूल टीचर से कोई परेशानी? क्या मुझे उसका तबादला कर देना चाहिए? नहीं, बेहतर है कि स्कूल छोड़कर परिवार का कामकाज संभालना सीख लिया जाए। क्योंग लैन, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें उस जियाउलिन से मिलना ही होगा। नतीजा चाहे जो भी हो, तुम्हें उससे मिलना ही होगा। बाई तियानगंग जोर से चिल्लाया, फिर सिर हिलाया और चला गया। कमरे के अंदर बाई क्योंग लैन चादर के नीचे दुबकी हुई थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने ड्रैगन किंग ज़ेड का आधा टुकड़ा हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था और सिसकते हुए बुदबुदा रही थी, माँ। नीचे बाई जून ने अपने पिता की ओर देखा, जो अभी अभी चिल्लाकर नीचे आए थे, और उदासीनता से बोले, पिताजी, मैंने जियाउलिन को देखा है। वह ठीक नहीं है, छोटी बहन को उससे मिलने मत देना। बाई तियानगंग ने ये सुनकर सिर हिलाया और आह भरी, जियाओ जून, तुम समझ नहीं रहे हो। ये वह व्यक्ति है जिसकी देखभाल के लिए पूर्व ड्रैगन राजा ने खुद एक पत्र लिखा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत कर सकता हूँ? उसने बाई जून के कंधे पर थपथपाया और कहा, कौन शर्त लगाने की हिम्मत कर सकता है कि पूर्व ड्रैगन राजा अपने पसंदीदा ड्रैगन राजा महल के अगले उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए फिर से सामने आएगा? बाई जून कुछ नहीं बोला। उसने अपनी मुठियां भींच लीं। कोई नहीं जानता था कि वह अपने दिल में क्या सोच रहा था।